सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जो एमपीएमसी के स्टूडेंट हैं उनका जो माइक्रोबायोलॉजी का पेपर होने वाला है 2025 में। तो आज इस माइक्रोबायोलॉजी का मैंने मॉडल पेपर सेट किया है, उसके भी एक क्वेश्चंस के साथ, उसके सॉल्यूशन के साथ। तो एमपीएमसी के स्टूडेंट को तो काफी आज इंजॉय आने वाला है इस सेशन को देखने के बाद। ठीक है, तो हमने कुछ ऐसा भी क्वेश्चन सेट किया है और ये जो मोस्ट अवेटेड आज का जो ये सेशन होने वाला है वो मोस्ट अवेटेड सेशन होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट काफी कमेंट कर चुके हैं कि सर इस पे वीडियो लाइए। तो मैंने एज आई प्रोमिस, जैसे मैंने आपने प्रोमिस किया था आपसे कि मैं एक सेशन जरूर लेके आऊंगा आपके सामने, तो आज एक सेशन ला दिया हूँ माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, तो लेट गेट स्टार्ट। अब मैं देर करता हूँ तो ये लेक्चर काफी बड़ा चला जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को आज। ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो मैंने अभी तक आपको बता दिए होंगे। पिछला वीडियो आपने जैसे जब देखा होगा नर्सिंग फाउंडेशन का या फिर साइकोलॉजी का, तो सारे इंस्ट्रक्शंस को मैंने क्लियर कर दिया था, तो क्लियर में इंस्ट्रक्शंस नहीं करूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा अब चलेगा, मैंने जो क्वेश्चन सेट किए हैं, जो फर्स्ट का ए है, सबसे पहले बता दो इसमें जो सेक्शन होता है माइक्रोबायोलॉजी में एक ही होता है। फुल मार्क्स जो होता है 75 मार्क्स का होता है आपका। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट का ए है उसमें मैंने क्वेश्चन दिया था, डिफाइन इन्फेक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। ये 4 नंबर में आ सकता है, बहुत भी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, ये 6 नंबर में पूछ सकता है ना। उसके बाद मैंने और करके कुछ क्वेश्चन ऐड किए। व्हाट आर द रिलेवेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, इनलिस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। मैंने एक एक क्वेश्चंस के लिए 2-2 दिन 3-3 दिन तक सोचा है ये कौन सा क्वेश्चंस VVI हो सकते हैं आपके लिए। तो एक एक क्वेश्चंस को आपको लगाने, एक भी क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है ना। एक क्वेश्चन को आप स्किप कर रहे हो तो समझो कितने नंबर से आप पीछे चले जाओगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें, जो सेकंड का ए है, वो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम, ये 10 नंबर में मैंने क्वेश्चन दिया है। फिर उसके बाद जो और है, डिफाइन इम्यूनिटी, लिस्ट द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, डिफाइन इम्यूनिटी 2 नंबर में आ सकता है, इनलिस्ट द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आ सकता है आपका 3 नंबर में, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इनेट इम्यूनिटी 5 नंबर में आ सकता है बेटा, 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, ये बहुत भी है, ये बहुत भी है, ध्यान से आप लेक्चर को देखते रहना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, इसके बाद जो होगा नेक्स्ट का क्या है, नेक्स्ट में आपका आता है डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आता है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है इसमें, वो आपका आएगा, ये 2 नंबर या 8 नंबर में आ सकता है। उसके बाद जो और करके मैंने क्वेश्चन कुछ ऐड किया है, व्हाट इज एड्स। उसके बाद उसके राइट डाउन द पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स, आपको एड्स के लिखने हैं वहां पे। उसके बाद 2 नंबर में पूछ सकते हैं एड्स, और 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। जो सी है, हाउ इट इज ट्रांसमिटेड एंड प्रिवेंटेड, एड्स को हम लोग कैसे ऐड कैसे ट्रांसमिट होता है, इसका प्रिवेंशन क्या है ना। उसके बाद अगर बात करें, डिफरेंस आ सकता है। और जो हाउ इट इज ट्रांसमिटेड इन प्रिवेंशन, ये 5 नंबर में आ सकता है। बहुत भी है, ये बहुत भी है ये। ठीक है, राइट डिफरेंस बिटवीन एनी फोर, मैंने यहाँ पे 8 क्वेश्चंस ऐड किए हैं, है ना। मैंने यहाँ पे आपके टोटल मिला के जो क्वेश्चंस ऐड किए वो 8 क्वेश्चंस है, लेकिन आपको इसमें से 4 करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है ना, तो ये टोटल 20 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा राइट शॉर्ट नोट्स एनी फोर, है ना। एनी फोर पे आपका आ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर का एक है। उसके बाद इसमें मैंने 8 क्वेश्चंस ऐड किए हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, एसएफसीज, इलीजा टेस्ट, हाइपर सेंसिटिविटी, कोल्ड चेन स्टेरिलाइजेशन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा VVI है। मेरे को लगता है कि अगर ये क्वेश्चंस को आप एक एक चीज को क्लियर कर ले रहे हो ये वीडियो में, आप ये वीडियो अगर ओपन कर लियो, देख रहे हो वीडियो को, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ भाई मैं आंसर्स भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूँ, तो बिना देर किए हुए आप आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं कि आंसर्स क्या क्या है। ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, डिफाइन इन्फेक्शन था। डिफाइन इन्फेक्शन एंड व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफिनीशन ऑफ इन्फेक्शन है। डिफिनीशन ऑफ इन्फेक्शन में क्या है, देखो ऐसे आप लिखना, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेना, फर्स्ट का ए का आंसर ऊपर में हेडिंग डाल लेना। उसके बाद डिफिनीशन ऑफ इन्फेक्शन एक हेडिंग डालना साइड में, और इन्फेक्शन वहां पे डिफिनीशन जो है उसको लिख देना साइड में। इन्फेक्शन इज द इन्वेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी और पैरासाइट्स इन द बॉडी विच कैन कॉज डिजीज और एन ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। देखो
इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो इन्फेक्शन, देखो 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन नहीं होता है, 200 से नहीं होता, 300 से नहीं होता, ये हजार, ये लाखों की संख्या में जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? इन्फेक्शन कॉज होता है। तो ओवरऑल ये क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं बेटा? जैसे कि बैक्टीरिया आपका हो गया, वायरसेस हो गए, फंगाई हो गए, पैरासाइट्स हो गए, जो आपके बॉडी में एंटर करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें, जो इसके सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या है, देखो सबसे पहले ह्यूमंस है, एनिमल्स है, एयर है, वाटर है, फूड है, फोमिट्स है। देखो ह्यूमन से भी कहीं ना कहीं सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन कहने का मतलब ये है कि आपको इन्फेक्शन कहाँ कहाँ से हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको इन्फेक्शन हो सकता है उस चीज से। ठीक, तो सबसे पहले जो फर्स्ट है वो हमारा क्या है? ह्यूमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो फर्स्ट क्या है बेटा? आपका जो फर्स्ट यहाँ पे है, सबसे पहले क्या है यहाँ पे? जो फर्स्ट आपका है बेटा, सेकंड जो फर्स्ट है वो है आपका ह्यूमन। उसके बाद क्या है? आपका एनिमल हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड है वो एयर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ जो है वाटर हो जाएगा। फिफ्थ जो है फूड हो जाएगा। सिक्स जो है फॉमिट्स हो जाएगा। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना। देखो जो सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन है ह्यूमंस कैसे हो सकता है? जैसे मेरे को मान लो कि कोई एग्जांपल, कोई इंडिविजुअल है जिसको टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है। तो भाई अगर टीबी है तो उसके कांटेक्ट में अगर उसके एयरबोर्न ड्रॉपलेट से अगर कोई उसके ड्रॉपलेट अदर इंडिविजुअल के ड्रॉपलेट्स में ऐड होते हैं, ठीक है, तो उसके कांटेक्ट में अगर कोई इंडिविजुअल आता है तो वहां पे उसको क्या होगा? टीबी उसको भी होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमंस हो सकते हैं सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है वो एनिमल्स है। एनिमल्स कैसे हो गए? सर्टेन एनिमल्स एक्ट एज रिजर्वोयर्स फॉर इन्फेक्शंस लाइक रेबीज। देखो रेबीज जो है एक वायरल इन्फेक्शन है आपका। ठीक है, उसके बाद जूनोटिक एक डिजीज है, वो भी हो सकता है आपका इन्फेक्शन के द्वारा। एक वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन भी है, जैसे कि मलेरिया। जैसे कि मलेरिया क्या होता है? मादा एनोफिलीज, जो फीमेल जो मस्क्यूटो होती है एनोफिलीज, उसके चलते क्या होता है? मलेरिया होता है। तो ऐसे ऐसे एनिमल्स हैं जो आपके कोच करते हैं। रेबीज जैसे बैट वैट चमगादड़ वमगादड़ आपको काट लेता है तो उस कंडीशन में हो सकता है। जूनोटिक डिजीज एनिमल्स वगैरह से भी होती है जूनोटिक डिजीज। ठीक है, तो ये कुछ आपके एनिमल्स होते हैं जो आपके डिजीज कॉज करते हैं, आपको इन्फेक्टेड करते हैं। ठीक है, जो थर्ड है वो एयर। एयर भी आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन करता है। देखो पैथोजेंस कैन स्प्रेड थ्रू एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स लाइक कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, टॉकिंग, जब आप छींक रहे हो, जब आप सांस ले रहे हो या फिर किसी से बात कर रहे हो, तो आपके माउथ से जो एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स बाहर निकल रहे हैं ना, तो उससे भी किसी को क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं एयर भी है। उसके बाद वाटर भी है। कंटामिनेटेड वाटर कैन कैरी वाटर बोर्न डिजीजेज सच एज कलेरा, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस। देखो भाई, अगर वाटर कंटामिनेटेड है, वाटर अगर कंटामिनेट, उसमें सल्मोनेला है। सल्मोनेला एक बैक्टीरिया होता है, सल्मोनेला। वो क्या करता है? आपको टाइफाइड कर देगा, कहीं ना कहीं आपको कोलेरा हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है अगर कंटामिनेटेड अगर वाटर है तो। उसके बाद फूड भी है, कहीं ना कहीं अगर कंटामिनेटेड फूड है तो उसके चलते आपको फूड पॉइजनिंग कभी कभी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सल्मोनेला मैंने बताया कि वो बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग करता है। उसके बाद फोमिट्स है, ऐसी चीजें जैसे ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे कि सबसे ज्यादा जो आज यूज होने वाले जैसे हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स हो गए, जैसे बीपी इंस्ट्रूमेंट हो गया, वो बार बार यूज होता है। उसके बाद डोर हैंडल्स हो गए, आपके घर के जो दरवाजे पे हैंडल्स होते हैं खोलने और बंद करने के लिए, तो वो काफी लोग यूज करते हैं दिन भर में, तो वो कहीं ना कहीं आपका वो कॉज हो सकता है। उसके बाद ट्रांसफर इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं। तो ये कुछ आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्या कर सकते हैं? आपको इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो ये मैंने 6 जो है सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन आपको बता दिया है ना। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था? फर्स्ट का बी था। देखो मैंने फर्स्ट का तो आंसर आपको बता दिया। अब जो फर्स्ट का बी है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। तो भैया रोल ऑफ नर्स क्या है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम में? तो आइए आंसर को देखते हैं। देखो nurses play a crucial role in preventing, controlling infections in hospitals. Their responsibilities in infection control include, सबसे पहले आपका हैंड हाइजीन है, उसके बाद यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, एसेप्टिक टेक्निक्स है, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल है। देखो सबसे पहले ये समझो आप कि क्या क्या चीजें होती हैं। आपको मतलब एज ए नर्स आपको कौन कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन कौन से आपके रूल हैं नर्स के, ताकि जो इन्फेक्शन है वो हॉस्पिटल में कंट्रोल हो सके। तो सबसे पहले हैंड हाइजीन। आपको कोई भी
प्रोसीजर करने से पहले या करने के बाद आपको हैंड हाइजीन आपको मेंटेन करना है, मतलब हैंड वॉश करना है, ठीक है। यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जैसे कि आपको ग्लोव्स पहनना है, मास्क लगाना है, उसके बाद गाउन्स वियर करने हैं आपको, आई प्रोटेक्शन। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स है, पीपी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, ताकि इन्फेक्टेड कोई ना हो या आप ना हो, ठीक है। उसके बाद एसेप्टिक टेक्निक आपको फॉलो करना है। देखो, मेंटेन स्टेरिलिटी ड्यूरिंग प्रोसीजर, जैसे कि जब आप कैथेटराइजेशन कर रहे हो किसी का, उन ड्रेसिंग कर रहे हो या फिर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आपको माइंड में पूरी चीजें रख के चलनी होगी, बट इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, मतलब कि आप जहाँ पे जैसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है हर एक हॉस्पिटल में, तो आप चीजों को वहीं उस डस्टबिन में डालो जिस जहाँ पे उसका एक कोड होता है, कलर कोड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वेस्ट को उसको डिस्कार्ड करो, ठीक है। तो ये फूड जो होता है वो बायो प्रॉपर वेस्ट आपका डिस्पो। अगर नेक्स्ट की बात करें, इसमें जो फिफ्थ पॉइंट है वो इन्वायरमेंटल क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन है। देखो, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग कहने का मतलब ये है कि रेगुलरली क्लीन पेशेंट सराउंडिंग्स, पेशेंट के सराउंडिंग्स और हॉस्पिटल बेड्स एंड फ्रीक्वेंटली टच जो सरफेसेस हैं, वहाँ चीजों को आप, मतलब आप नहीं, जो हाउसकीपिंग स्टाफ है उनसे उनसे कह के आप चीजों को साफ करो, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल क्लीन हो रहना चाहिए, डिसइंफेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पेशेंट एंड स्टाफ एजुकेशन, आपका एक रोल ये भी बनता है कि आप वहाँ पे जो हाउसकीपिंग स्टाफ है, जो आपके जूनियर्स स्टाफ है, उनको आप चीज़ों को सिखाएं, कि आपको पेशेंट को सिखाएं, स्टाफ को सिखाएं कि कैसे वहाँ पे एक क्या होगा, एक वेल नीट वहाँ पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें, ताकि जो इन्फेक्शन है वो होने के चांस कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो सेवेंथ पॉइंट हुआ है क्या, सर्विलेंस एंड अर्ली डिटेक्शन। देखो भैया, मॉनिटर पेशेंट्स फॉर साइंस, अगर किसी पेशेंट्स को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप तुरंत वहाँ पे इन्फॉर्म करो, रिपोर्ट करो, ताकि जो वहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है, ताकि जल्दी से इंटरवेंशंस कर सके, ठीक है। तो ये भी आपका फर्ज बनता है, कि आपका रोल बनता है कि सर्विलेंस एंड अर्ली डिटेक्शन करें, अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है तब, ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज, आपको हॉस्पिटल के जो पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करते हुए चलना चाहिए, जैसे कि एडहियर टू हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स, जो हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल्स है उसको आप जरूर से जरूर फॉलो करें, ताकि जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाए और कंट्रोल हो जाए हॉस्पिटल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था और करके दिया था, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेवेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, देखो ओवरऑल क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि क्या क्या रिलेवेंस हो सकता है माइक्रोबायोलॉजी का नर्सिंग में। तो सबसे पहले क्या होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पैथोजेंस, उसके बाद एसेप्टिक टेक्निक्स, उसके बाद एंटीबायोटिक एंड ड्रग यूज, एंड लास्ट जो है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस एंड डायग्नोसिस। देखो, माइक्रोबायोलॉजी का जो रिलेवेंस है, मतलब किस लिए हम नर्सिंग में क्या क्या यूज है, तो भाई इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन हमें कौन सिखाता है, माइक्रोबायोलॉजी सिखाता है। तो हेल्प नर्सेज अंडरस्टैंड हाउ इन्फेक्शन स्प्रेड एंड हाउ द इम्प्लीमेंट मेजर्स लाइक हैंड हाइजीन एंड स्टेरिलाइजेशन टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो माइक्रोबायोलॉजी हमें क्या क्या सिखाता है, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सिखाता है, कि भाई जो इन्फेक्शन होता है वो कैसे स्प्रेड होता है, कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हैंड हाइजीन नहीं करते तो क्या हो सकता है, स्टेरिलाइजेशन नहीं करते तो क्या हो सकता है। ये सारी चीजें थोड़े थोड़े उसके अंदर आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है आपको मैंने दिया है, जो सेकंड जो फर्स्ट का ए मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो 5 नंबर का है, जो रेलिवेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग है। उसके बाद सेकंड का अंडरस्टैंडिंग पैथोजेंस, ये 5 नंबर में दिया है, तो आपको उसी के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग पैथोजेंस, पैथोजेंस का एक वे बताता है, कैटेगरी बताता है, कि भाई बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगी है, पैरासाइट्स है, कौन बताता है, माइक्रोबायोलॉजी बताता है, ठीक है। तो नर्सिंग फील्ड में काफी यूज है माइक्रोबायोलॉजी का। एसेप्टिक टेक्निक कौन बताता है, हमें माइक्रोबायोलॉजी बताता है, ठीक है। गाइड्स नर्सेस टू यूजिंग प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन एंड वुंड केयर टेक्निक्स टू प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड प्रोमोट हीलिंग। तो ये सारी जो चीजें हैं, जैसे कि वुंड केयर टेक्निक्स कैसे करना चाहिए ताकि इंडिविजुअल को इन्फेक्शन ना हो जाती है, कौन बताता है हमें, हमें बताता है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो एंटीबायोटिक एंड ड्रग यूज, हमें एंटीबायोटिक एंड ड्रग यूज लेना, मतलब कैसे लेते हैं वो कौन बताता है, माइक्रोबायोलॉजी बताता है। हेल्प नर्सेज अंडरस्टैंड एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट्स। तो ये कौन बताता है हमें, हमें बताता है माइक्रोबायोलॉजी। अगर फिफ्थ की बात करें, वो होता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस एंड डायग्नोसिस, असिस्ट नर्स इन इंटरप्रेटिंग लैब रिपोर्ट सच एज ब्लड कल्चर, स्पुटम टेस्ट टू सपोर्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। देखो,
लेबोरेटरी जो इन्वेस्टिगेशंस होता है, जो डायग्नोसिस होता है, हमें कौन बताता है? माइक्रोबायोलॉजी बताता है कि असिस्ट करती है नर्स को, ताकि जो इंटरप्रीट करे लैब रिपोर्ट्स के साथ, जैसे ब्लड कल्चर्स को कैसे हमें कलेक्ट करना है, कैसे स्पूटम को कलेक्ट करना है। तो ये कुछ ये मेथड्स हैं जो आपके रिलेवेंस, जो आपके माइक्रोबायोलॉजी, आपके जो नर्सिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था फर्स्ट के बी में और करके, इनलिस्ट द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। देखो इसमें टाइप्स मैंने क्या दिया था? इनलिस्ट प्रिंसिपल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। अब देखो, अब मैंने पूछ दिया प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, क्या क्या सिद्धांत है माइक्रोबायोलॉजी के नर्सिंग फील्ड में। तो सबसे पहले माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स। इसके क्लासिफिकेशंस को हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये सिद्धांत होता है मेन कि जो नर्स है वो जान ले कि भाई बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन क्या होता है, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स क्या होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो हमें पता चल जाए। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता चल जाए कि इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है, कैसे स्टॉप होता है, कैसे कॉन्टेक्ट में जाने से इन्फेक्शन किसी को हो सकता है। ठीक है, एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के बारे में हम लोग को ये माइक्रोबायोलॉजी जानकारी देती है। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन जान लो। उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स हमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है माइक्रोबायोलॉजी के नर्सिंग फील्ड में कि अप्लाई हैंड हाइजीन, स्टेरिलाइजेशन एंड आइसोलेशन टेक्निक्स क्या होते हैं, कि इन्फेक्शन कंट्रोल करने के मेजर्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद जो फोर्थ है वो है होस्ट माइक्रोब इंटरेक्शंस क्या होते हैं, जैसे स्टडिंग, जैसे कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट द ह्यूमन बॉडी। ये होता है कि जैसे मान लो कि कैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किसी ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, कैसे इन्फेक्ट कर रहा है किसी ह्यूमन बॉडी को। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है। उसके बाद जो लास्ट प्रिंसिपल है वो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी है, नॉलेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स एंड रेजिस्टेंस पैटर्न्स। तो ये कौन बताता है हमें? ये बताता है माइक्रोबायोलॉजी। तो ये कुछ सिद्धांत, ये पांच जो सिद्धांत है, माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, होस्ट माइक्रोब इंटरेक्शन, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। ये कुछ क्या है? ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे माइक्रोबायोलॉजी के। ठीक है, एक अटैच्ड क्वेश्चंस आपसे पूछा था, वो मैंने क्या पूछा था आपसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, क्या क्या अब इंपॉर्टेंस है। देखो सबसे पहले हम लोगों ने अब तक जो देख लिया वो हमने देखा कि भाई रिलेवेंस क्या क्या होता है, हमने देख लिया कि प्रिंसिपल्स क्या क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी का। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी का नर्सिंग फील्ड में, कि भाई माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो भाई मतलब नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या हो सकता है, अगर पढ़ लिए तो उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है नर्सिंग में। देखो प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस, हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के तरीके पता चल जाते हैं। उसके बाद प्रॉपर पेशेंट केयर का पता चल जाता है। स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शंस में हमें हेल्प करता है माइक्रोबायोलॉजी। अंडरस्टैंडिंग डिजीज प्रोसेस को मतलब उसके चीजों को जानने में हेल्प करता है माइक्रोबायोलॉजी। सेल्फ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब कैसे सेल्फ मेडिकेशन हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं किसी पेशेंट में, तो उस चीज को जानने में हेल्प करता है हमारा कौन? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तभी तो हम लोग जान रहे हैं कि भाई इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए हम सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, है ना। तो ये अगर भाई मैं एक एक चीज को अंदर तक पढ़ाते चलूं तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई। 20 क्या 50 60 100 मिनट का, ये 100 मिनट का मेरे को लग रहा है कि 20 30 घंटे का ये लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ी चीजें शॉर्ट वे में लेके चल रहा हूँ अभी। ठीक है, और ये आपको थोड़े अंदर से पढ़ लेना, जैसे कि ये जो मैंने लिखा है नर्सेज अप्लाई इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। तो ये अब मैं उतना चीजें क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो मेन मेन हाइलाइटेड चीजें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, सेकंड का क्वेश्चन था, क्या था? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले अगर वेल लेबल डायग्राम बोल दे बैक्टीरियल सेल का बनाने का, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? वहां पे डायग्राम बनाओगे। सबसे पहले क्या करोगे? वहां पे आप डायग्राम, एक वेल नीटेड डायग्राम का प्रैक्टिस जरूर कर लेना कि आपको कैसे माइक्रोबायोलॉजी में आपका जो बैक्टीरिया सेल है उसका कैसे इमेज बनाना है। ठीक है, उसके बाद नेमिंग कर देना आप। यहाँ पे जैसे नेमिंग है ना, प्लाज्मिड है, क्रोमोसोम, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल है, इंडोस्पोर है, फ्लैजेला, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको वहां पे मेंशन करना है, एक वेल निटेड डायग्राम वहां पे आपको बना के आना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप थियरी देख लेना कि कैसे चीजों को डिस्क्राइब करना है, कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देना स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। देखो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल लिखना है, वहां पे क्या लिखना है? बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेल्ड होता है। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब
मतलब ये है कि ये यूनिसेल्ड होता है, यूनिसेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है, इसके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो मेम्ब्रेन्स नहीं होते, आउटर जो मेम्ब्रेन होता है इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, लिखा ना, मीनिंग दे लैक अ ट्रू न्यूक्लियस, इसमें लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं, लैक होता है, कमी होता है न्यूक्लियस का, मतलब होते ही नहीं है, ठीक है। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इसमें जो ये ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। देयर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, देखो एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक होता है हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर। जो बैक्टीरिया सेल होता है, बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया में एक होता है एक्सटर्नल, जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले आता है जो कैप्सूल आता है, ठीक है। A thick outer layer that protects against डेसिकेशंस एंड इम्यून रिस्पॉन्सेज, ठीक है। ये क्या होता है, ये थिक आउटर लेयर होता है। मैं इमेज में आपको दिखा दूं कि यहाँ पे मैंने कैप्सूल, देखो ये कैप्सूल जो होता है, देखो यहाँ से देखना, ये कैप्सूल जो होता है क्या होता है, ये थिक लेयर होता है, आउटर लेयर होता है जो प्रोटेक्ट करता है डेसिकेशंस, अगेंस्ट डेसिकेशंस एंड इम्यून रिस्पॉन्सेज। जो इम्यून रिस्पॉन्सेज इसका होता है, हमारे जो बॉडी में जो बैक्टीरिया क्या होता है, अगर जैसे हमारा कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ तो उससे क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, हमारा क्या कैप्सूल प्रोटेक्ट करता है इम्यून रिस्पॉन्स से, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो सेल वॉल है, प्रोवाइड्स शेप एंड प्रोटेक्शन मेनली कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। देखो सेल वॉल होता है इसमें, ठीक है। आउटर जो इसमें सेल, आउटर सेल वॉल तो नहीं होता लेकिन सेल वॉल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और किस चीज से सेल वॉल जो होता है बॉन्ड बना रहता है, वो पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडो से बना रहता है, ठीक है। प्रोटीन, पेप्टिडोग्लाइकन एक प्रोटीन है जिससे बना रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसमें, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डेट रेगुलेट्स मटेरियल एक्सचेंज। ऐसा मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मटेरियल्स को बाहर जाने में, अंदर आने में, बाहर जाने में हेल्प करता है, ठीक है, मटेरियल एक्सचेंज में हेल्प करता है। उसके बाद जो फोर्थ स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, फ्लैजेला होता है, ठीक है। टेल लाइक स्ट्रक्चर्स डेट हेल्प इन मूवमेंट, इसको बढ़ने में, मूवमेंट करने में कौन हेल्प करता है बेटा, फ्लैजेला हेल्प करता है। ये जो आप इमेज देख सकते हो, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद फिम्ब्रियाई और पिलाई बोल सकते हैं इसमें, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। डेट हेल्प इन अटैचमेंट एंड जेनेटिक एक्सचेंज, ठीक है। ये हेल्प क्या करता है अटैचमेंट में, जैसे कोई भी आपका एंटीबॉडीज है, ठीक है, एंटीबॉडीज है, या फिर अगर आपकी जो प्लाज्मा, मतलब आपके बॉडी में अटैच होने में, आपके बॉडीज के जो भी जो एंटीबॉडीज जनरेट हो रहे हैं उनसे अटैच होने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कौन करता है, फिम्ब्रियाई एंड पिलाई। देखो ये जो बाल टाइप के निकले मैंने, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ये टेल है, ये तो पूंछ में बताया फ्लैजेलम, ये क्या होती है, पूंछ है, इसको बोलते हैं पिलाई, सॉरी हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो है पिलाई है या फिर फिम्ब्रियाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजों से अटैच होने में, आपके बॉडी में अटैच होने में काफी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। हम लोग जानेंगे कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। देखो एक होता है हमारा साइटोप्लाज्म, ये क्या होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है कंटेनिंग ऑल सेलुलर कंपोनेंट, जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं बैक्टीरिया में, वो क्या करता है, वो कौन सा कंटेन करके रखता है, साइटोप्लाज्म कंटेन करके रखता है, ठीक है। उसके बाद जो सेवेंथ है वो क्या है, न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड कहने का मतलब ऐसे रीजन्स जो कंटेनिंग बैक्टीरियल डीएनए, मतलब डीएक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, सर्कुलर क्रोमोसोम का मतलब ओवरऑल कौन हैंडल करता है, न्यूक्लियोइड करता है, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मिड्स होते हैं, एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैरी एक्स्ट्रा जेनेटिक ट्रेट्स लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो प्लाज्मिड्स क्या होता है, जैसे कि ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। ये प्लाज्मिड्स क्या करते हैं, एंटीबायोटिक से क्या करते हैं, बैक्टीरिया को बचाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें, जो कैरी करते हैं जेनेटिक ट्रेट्स को, सबको पता है। तो ओवरऑल एंटीबायोटिक से बचाने में बैक्टीरिया को हेल्प करता है, कौन करता है, प्लाज्मिड्स करता है, ठीक है। राइबोसोम्स होते हैं 17S, ठीक है, साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या करते हैं, ऐसे साइट्स होते हैं जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज होते हैं जैसे स्टोरेज ग्रेन्यूल्स फॉर न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लाइकोजन और फॉस्फेट्स, ठीक है। तो कुछ इंक्लूजन्स बॉडी भी होते हैं जो क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं ग्रेन्यूल्स फॉर न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लाइकोजन और फॉस्फेट जैसे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को आपको वहां पे क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जो थर्ड, जो सेकंड का मैंने ए में दिया था, डिफाइन इम्यूनिटी मैंने दिया था, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी इज द बॉडी एबिलिटी टू रेजिस्ट एंड फाइट इन्फेक्शंस थ्रू
the activation of defense mechanisms including the immune system's response to pathogens, toxins और foreign substances, it can be natural or acquired। ठीक है, देखो इम्यूनिटी क्या होता है भाई, सिंपल सी भाषा में समझे इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी हमारे बॉडी का ऐसा एबिलिटी होता है, किसी भी इंडिविजुअल का ऐसा एबिलिटी होता है ताकि जो इंडिविजुअल है उस एबिलिटी से क्या करे, फाइट कर सके। ऐसा एबिलिटी जो पैथोजेंस वगैरह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या एंटीजन से उसकी बॉडी जो है फाइट कर सके। कि हर एक इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम होता है, उस इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि इंडिविजुअल क्या होता है कि कितना एबिलिटी है। इम्यूनिटी कहने का मतलब कि इंडिविजुअल का कितना एबिलिटी है, द एबिलिटी की टू रेजिस्ट एंड फाइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से और उसके इन्फेक्शन से कितना बच सकता है, कितना फाइट कर सकता है, वही तो होता है इम्यून सिस्टम, हर एक इंडिविजुअल के अंदर होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम इज द बॉडीज एबिलिटी टू रेजिस्ट एंड फाइट इन्फेक्शंस थ्रू द एक्टिवेशंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स इंक्लूडिंग द इम्यून सिस्टम्स रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस, टॉक्सिन्स और फॉरेन सब्सटेंसेस। इट कैन बी नेचुरल और एक्वायर्ड। ये इसके टाइप्स होते हैं, नेचुरल और एक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम ओवरऑल मतलब है कि तो बॉडी का जो एबिलिटी होता है कि वो फाइट कर पाए, उसका क्या एबिलिटी है टू फाइट विद द फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन इन्वेडर्स, फॉरेन जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यही होता है एक डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें जो मैंने सेकंड का जो बी दिया था, इनलिस्ट द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, भैया टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इम्यूनिटी हर एक साल रिपीट पर रिपीट ये करते जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या होते हैं। इम्यूनिटी इज द बॉडीज एबिलिटी, मैंने बता दिया तो रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो, एक होता है हमारा इनेट इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी ऐसा इम्यूनिटी होता है जो नेचुरली आपके आप में आया हुआ रहता है। जैसे कोई भी बेबी बोर्न होता है तो भाई उसके उसके उसमें क्या होता है, स्किन होगा, उसकी त्वचा होगी, उसके साथ म्यूकस मेम्ब्रेन्स भी होगा, उसके बाद फैगोसाइट्स भी होगा। तो ये कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं, मतलब ऐसी चीजें जो बर्थ से ही होती है उसके साथ। स्किन एज ए बैरियर काम करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में क्या होती है, एंटीजन एंटीबॉडीज बहुत सारी रहती हैं। ठीक है, फैगोसाइट्स एंटीबॉडी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्या होते हैं, इनेट इम्यूनिटी जो बच्चा जब जन्म लेता है उसके साथ ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, जैसे 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 मान लो कि हम लोग ग्रो करते जाते हैं तो वैसे वैसे इम्यूनिटी हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होते जाती है। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे मान लो कि देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहने का मतलब एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है। जैसे 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 कोई भी इंडिविजुअल बढ़ते जाता है तो वैसे वैसे इम्यूनिटी उसके अंदर क्या होती है, एक्वायर्ड होने लगती है, बनते जाती है। वैसी इम्यूनिटी, वैसा डिफेंस मैकेनिज्म बनते जाता है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा पढ़ूंगा तो मैं आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा था। देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होता है पैसिव इम्यूनिटी। देखो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय बॉडीज ऑन इम्यून रिस्पॉन्स। देखो एक्टिव इम्यूनिटी क्या करता है, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जैसे जो बॉडी जो होता है वो खुद के ऑन इम्यून रिस्पॉन्सेस जनरेट करता है, खुद से ही बॉडी जो होता है इम्यूनिटी डेवलप करता है, एंटीबॉडीज डेवलप करता है। ठीक है, ये एक्टिव इम्यूनिटी करता है। ठीक है, तो देखो एक्टिव इम्यूनिटी में भी दो आता है, एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, एक होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। देखो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एक्वायर्ड फ्रॉम इन्फेक्शन। जैसे मान लो कि मेरे को एक बार चिकन पॉक्स हुआ, बचपन में मेरे को चिकन पॉक्स हुआ था, तो चिकन पॉक्स एक ही बार होता है, दोबारा नहीं होता। क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उस चीज से फाइट करने की एंटीडोट हमारे बॉडी में बना लेती है, उस टाइप से फाइट करने में जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, वो बॉडी में बना लेती है। तो जैसे ही चिकन पॉक्स, फिर चिकन पॉक्स के जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो इनकर होते हैं, तो हमारी बॉडी ऑलरेडी पहले से ही क्या होती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के बॉडी में रखती है। तो जब आते हैं तो उससे फाइट करके ये जीत जाती है। तो नहीं होता है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी यही होता है। ठीक है, कि मेमोरी बना लेती है। अगर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो एक्वायर्ड थ्रू वैक्सीनेशन। देखो जो वैक्सीन, जैसे हम लोग को वैक्सीन मिल रहा था ना, जैसे पोलियो का वैक्सीन मिलता है, बच्चों को लगता है, बीसीजी का वैक्सीन लगता है, ठीक है, डीपीटी का वैक्सीन लगता है, कोविड-19 का वैक्सीन अभी जो लग रहा था। देखो वैक्सीन एक्चुअली में होता क्या है, वैक्सीन कुछ नहीं करता। आपको लग रहा है कि वैक्सीन लगा लिया हो गया, नहीं, वैक्सीन आप सब कमाल करता है आपका बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम ही करता है। वैक्सीन तो बस एक क्या करता है कि आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, उस चीज से लड़ने के लिए, उस चीज से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनवाने के लिए वैक्सीन हम लोग बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं। सब काम तो आपका बॉडी ही करता है। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ओवरऑल एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो आपकी बॉडी खुद से ही डेवलप करती है। तो मैं यही कहना चाह रहा था आपसे। ठीक है, अब देखो एक्टिव इम्यूनिटी तो हो गया, अब पैसिव इम्यूनिटी को क्लियर करते हैं। देखो इम्यूनिटी गेन्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज विदाउट द बॉडी इम्यून सिस्टम जनरेटिंग अ रिस्पॉन्स। देखो
इसमें बॉडी का कोई रोल नहीं होता है, हमारी बॉडी इस चीज को पैसिव इम्यूनिटी को नहीं डेवलप करती है। देखो क्या होता है, इसमें दो आता है, एक नेचुरल आता है, एक आर्टिफिशियल आता है, ठीक है। तो नेचुरल में क्या होता है, ट्रांसफर्स ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू बेबी थ्रू प्लेसेंटा और ब्रेस्ट मिल्क। ऐसी इम्यूनिटी जो क्या होती है, जैसे जो बच्चे होते हैं उनके माँ से मिलती है। माँ से कैसे मिलती है, प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है। जब बच्चे वोम में रहते हैं तब मिलता है माँ के थ्रू। ब्रेस्ट मिल्क जब बच्चे बाहर आ जाते हैं, जब जब बच्चा माँ का दूध पीता है, तब ब्रेस्ट मिल्क में भी क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होता है, ठीक है। तो बॉडी का कोई रोल नहीं होता है, वो बना बनाया मिल जाता है हमारी बॉडी में। उसके बाद आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, जिसमें लोग सीरा लगाते हैं, जैसे नहीं होता है कि इंजेक्शंस फॉर परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, एग्जांपल टेटनस, एंटीटॉक्सिन, रेबीज, इम्यूनोग्लोबुलिन, लाइक। और एग्जांपल ले लो स्नेक वेनम, सांप के काटने का जो एंटी वेनम होता है वो ले लो। तो ये ऐसे, ये क्या होते हैं, ये बने बनाए एंटीबॉडीज होते हैं। जैसे टेटनस हो गया ना, ये बॉडी का कोई रोल ही नहीं होता है। जो टेटनस इंजेक्शन आता है 0.5 आता है, 0.5 ml, वो क्या होता है, वो बने बनाया ही रहता है। आप बॉडी में वहां पे एडमिनिस्टर करते हो, आईएम लगाते हो, तो वो बनी बनाई ही एंटीबॉडीज वो तो पूरी होती है। आपका बॉडी में आपके बॉडी का कोई रोल नहीं होता है, वो एंटीबॉडीज बनी बनाई आपकी बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। जैसे स्नेक वेनम है, तो वो बनी बनाई एंटीबॉडीज है, तो जहर से वो जहर को काटता है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो क्या होता है, आपकी बॉडी डेवलप करती है, और जो पैसिव इम्यूनिटी है वो बनी बनाए आपकी बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, जो सेकंड मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, सेकंड का सी में, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इनएट इम्यूनिटी। देखो भाई, अब मैं लेक्चर को थोड़ा फास्ट लेके जाता हूँ, काफी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इनएट इम्यूनिटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनएट इम्यूनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले हमारा एज हो गया, जेनेटिक फैक्टर्स हो गया, न्यूट्रिशनल स्टेटस हो गया, हार्मोनल इन्फ्लुएंस हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गया। देखो एज कैसे करते हैं, न्यूबॉर्न्स एंड elderly individuals have weaker innate immunity due to an underdeveloped और डिक्लाइनिंग इम्यून सिस्टम। देखो जो बच्चे होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं या फिर इल्डर हो जाते हैं, देखो दो फेज होता है लाइफ में, तीन चार फेज होते हैं। जब न्यूबॉर्न, जब नए नए बच्चे जो बर्थ लिए होते हैं, या फिर जो बहुत बूढ़े लोग होते हैं, तो क्या होता है उनमें जो उस टाइम का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो एज कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जीनेटिक फैक्टर्स है भाई, किसी का जीन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, किसी का जीन बहुत वीक रहता है, तो ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर जो इनेट इम्यूनिटी को आपको इफेक्ट करता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस, देखो विटामिन A, C, D, E एंड मिनरल्स, जिंक एंड आयरन अगर आपके बॉडी में कम है, डिफिशियंसीज है, तो आपको क्या होगा, इनेट इम्यूनिटी को आपको क्या होगा, इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। हार्मोनल इन्फ्लुएंस क्या होता है, लाइक कोर्टिसोल एंड सेक्स हार्मोन्स, जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, जैसे एक स्ट्रेस हार्मोन हो गया, एक सेक्स हार्मोन हो गया। तो ये जो दो हार्मोन्स होते हैं ना बेटा, ये क्या करते हैं, आपके इनेट इम्यूनिटी को क्या करते हैं, आपको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट्स। अरे भाई, जब पोल्यूशंस में जाएगा इंडिविजुअल, टॉक्सिन्स, जहरीलापन उसके सांस वो जो वो इनहेल कर रहा है, वो जहर जहर इनहेल कर रहा है, पोल्यूशन इनहेल कर रहा है, एक्सट्रीम टेम्परेचर अगर ज्यादा हो रहा है, तो क्या करेगा, इनेट इम्यूनिटी को इफेक्ट करेगा, इनेट इम्यूनिटी उसकी कमजोर होती चली जाएगी। तो बस यही कुछ फैक्टर्स है, ये 5 फैक्टर्स आपको वहां पे चिपका के आने हैं, ठीक है। अगर 5 राउंड में क्वेश्चन पूछता है फैक्टर्स इफेक्टिंग वाला। नेक्स्ट की बात करें, जो थर्ड का ए मैंने क्वेश्चन दिया था, डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिफिनेशन पूछ रहा है, क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो microorganism is a microscopic living organism that is too small to the seen with the naked eye. It includes bacteria, viruses, fungi, protozoa, and algae, some of which can cause disease, while others are beneficial to humans and environment. देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई, जो कि हमारे नेकेड आई से नहीं दिख पाती हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं, ये माइक्रोस्कोप से ही देखने पर दिखती हैं, नेकेड आई से नहीं दिखती हैं। जिसमें क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया आता है, वायरसेस आता है, फंजाई आता है, प्रोटोजोआ आता है, एल्गी आता है। सम ऑफ व्हिच कैन बी कॉज डिजीज, कुछ ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, और कुछ जो होते हैं बेनिफिशियल्स होते हैं हमारे ह्यूमंस के लिए। भाई देखो ना, ह्यूमंस के लिए कैसे बेनिफिशियल हो गए भाई, ह्यूमंस में जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं ना, लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उनका अलग अलग फंक्शन होता है, कैसे खाने को सड़ाना है, कैसे खाने को डाइजेस्ट करना है, ये सारी चीज उनका होता है, ठीक है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है।
उस थर्ड का जो क्वेश्चन बी दिया था, मैंने क्या दिया था, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मैंने 8 नंबर में क्वेश्चन दिया था कि भाई सबसे पहले स्ट्रक्चर बता बैक्टीरिया का। तो देखो बेटा, मैंने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो पहले ही बता दिया था। देखो, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाइड, प्लाज्मिड, राइबोसोम, फ्लैजेला, पिलाई, फेम्ब्रियाई, कैप्सूल्स होते हैं। फ्लैजेला क्या होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। फेम्ब्रियाई क्या करता है, किसी चीज से अटैच होने में बहुत ज्यादा हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। तो थोड़े थोड़े आपको पढ़ लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं चीजों को बहुत सिंपल वे में लिख दिया हूँ, आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर पता चल गया, हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, देखो। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया क्लासिफाई बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। जो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस क्राइटेरिया, वो बहुत सारे हैं। जैसे हो गया, एक शेप के आधार पे है, एक ग्राम स्टेनिंग के आधार पे है, एक ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के आधार पे है। देखो, शेप के आधार पे कहने का मतलब कि उसके स्ट्रक्चर के आधार पे उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, उसके आकार के आधार पे उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जो फर्स्ट है वो है कोकाई। कोकाई क्या होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कोकाई बोल देंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टेपिलोकोकस ऑरियस, जो क्या होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, जिसे हम लोग कोकाई बोल सकते हैं। यहाँ पे रोड शेप्ड है। अगर कोई भी बैक्टीरिया अगर माइक्रोस्कोप में आप देख रहे हो उसको रोड शेप्ड है, तो उसको क्या बोल देंगे, बेसिलाई बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बेसिलाई। एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या होगा, स्केरिकिया कोलाई, ठीक है। उसके बाद स्पाइरल के फॉर्म में हो, जैसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो, स्पाइरल के फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोल देंगे, स्पाइरिला बोल देंगे। स्पाइरिला का एग्जांपल क्या होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। जब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको स्पाइरल के स्ट्रक्चर में दिखेगा, ठीक। उसके बाद कोमा शेप्ड अगर कोई भी बैक्टीरिया आपको दिखता है तो उसको विब्रियो बोल सकते हैं, ठीक है। विब्रियो कोलेराई एक एग्जाम्पल है। तो आपको चारों के चार एग्जाम्पल स्फेरिकल है तो आपको स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो जाएगा। रड शेप्ड है तो स्केरिकिया कोलाई आप एग्जांपल दे सकते हो। स्पाइरल है तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी दे सकते हो। कोमा शेप्ड है तो वेब्रियो कोलेराई दे सकते हो, ठीक है। अब देखो, ग्राम स्टेनिंग कहने का मतलब ये है कि भाई अगर उस चीज को उस स्पुटम को, या उस स्पुटम नहीं बोल सकते हैं, उस चीज को अगर हम लोग लैब में टेस्ट करते हैं, लैब में अगर उस चीज को एग्जामिन करते हैं, उस बैक्टीरिया को, तो भाई जो मतलब जो भी हमने लिया चीज को, और उस चीज को लैब में हम लोग अगर उस चीज को स्टडी करते हैं, तो भाई ग्राम स्टेनिंग करने पे दो चीज पता चलता है। एक पता चलता है हमारा ग्राम पॉजिटिव, एक पता चलता है हमारा ग्राम निगेटिव, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव जो होता है वो उसके पास पेप्टिडोग्लाइकन वाल होता है, जो बहुत ज्यादा मोटा होता है, थिक होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस को आप देखोगे ना, तो उसके जो पेप्टिडोग्लाइकन वाल है वो काफी थिक रहते हैं, और पेप्टिडोग्लाइकन वाल ही रहते हैं उसके आउटर पे, ठीक। उसके बाद अगर ग्राम नेगेटिव की बात करें तो उनका जो वाल होगा वो क्या होगा, थिन वाल होगा विथ आउटर मेम्ब्रेन। उनका जो आउटर मेम्ब्रेन होगा वो काफी थिन वाल से बना होगा। एग्जांपल इस्केरिकिया कोलाई, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पे बात करें तो कोई एरोबिक होता है जिसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कोई एनारोबिक होता है जो जिसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई फैकल्टेटिव एनारोबिस होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ग्रो हो जाते हैं और विदाउट ऑक्सीजन भी वो काम कर लेते हैं अपना। तो एरोबिक कौन कौन से होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होते हैं। एनारोबिक कौन होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम होते हैं। उसके बाद फैकल्टेटिव एनारोबिस कौन होते हैं, ई कोलाई होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ऐसे आपको वहाँ पे चीजों को लिख के एग्जाम्पल जरूर एक लिख देना कि क्या होता है। नेक्स्ट की बात करें, इसी में क्या था, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल ग्रोथ होकर इन 4 फेज। देखो, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है वो 4 फेज में होता है। एक होता है लैग फेज, एक होता है लॉग फेज, एक होता है स्टेशनरी फेज, एक होता है डिक्लाइन फेज, जिसे डेथ फेज बोलते हैं, ठीक। लैग फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया खुद को प्रिपेयर करता है मल्टीप्लीकेशन करने के लिए। बैक्टीरिया खुद को प्रिपेयर करता है कि भाई अब मेरे को मल्टीप्लाई होना है, अब मेरे को संख्या में ज्यादा होना है, तो उस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं इस फेज में। लॉग फेज में क्या करता है, वो रेपिड बैक्टीरियल मल्टीप्लीकेशन, जितना मल्टीप्लाई होना है एकदम मैक्सिमम इस फेज में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जितना बैक्टीरिया बनता है उतना मरता भी है।
ये बात याद रखना, स्टेशनरी फेज में क्या होता है, जितना बैक्टीरिया बनता है, मल्टीप्लाई होके बनता है, उतना बैक्टीरिया मरता भी है, देखो। और डिक्लाइन फेज में क्या होता है कि बनने से ज्यादा क्या होता है, बैक्टीरिया मरने लगता है। किसके चलते मरता है? टॉक्सिन एक्युमुलेशन के चलते मरता है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के चलते मरता है, ठीक है। तो ये 4 फेज होता है हमारा बैक्टीरिया का, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का, ठीक है। तो आपको ये थोड़े से पढ़ लेने हैं अच्छे से, मैंने सब कुछ बता दिया आपको अच्छे से। आप प्रैक्टिस कर लेंगे कैसे आप एग्जाम में लिखोगे, ठीक है। जो नेक्स्ट है, हमने जो थर्ड का ए में और करके दिया था, मैंने क्या दिया था, व्हाट इज एड्स। भाई एड्स क्या होता है? एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये क्या होता है? क्रोनिक एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज्ड बाय द ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस। देखो एड्स क्या होता है? क्रोनिक एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, जिस जो कौन से बैक्टीरिया के चलते होता है? एचआईवी वायरस के चलते होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के चलते होता है। ये क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है, बहुत ज्यादा वीक कर देता है। और हमारे बॉडी को क्या करता है, जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो भाई इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ा देगा, कैंसर होने के चांसेस बढ़ा देगा, ठीक है। AIDS is the final stage of HIV infections when the immune system is severely damaged। देखो एड्स जब फाइनल स्टेज पे अपने चला जाता है तो क्या होता है उस कंडीशन में, जब HIV इन्फेक्शन जो हमारे बॉडी में एड्स को फाइनल स्टेज पे लेके चला जाता है तो इम्यून सिस्टम काफी हद तक कमजोर हो जाता है भाई, बहुत कमजोर हो जाता है, ठीक। अब मैंने थर्ड के बी में ये क्वेश्चन दिया था, राइट एंड द पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एड्स। ये 3 नंबर का क्वेश्चन मैंने दिया था। तो देखो भाई, पैथोलॉजी कहने का मतलब कि उसके पीछे का कैसे प्रोसेस क्या होता है। देखो acquired immunodeficiency syndrome is caused by human immunodeficiency virus। एड्स जो होता है सबको पता है कि एचआईवी वायरस द्वारा होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस द्वारा होता है, जो अटैक्स करता है हमारे CD4 पे अटैक करता है। देखो CD4, देखो CD4 कहने का मतलब ये है कि ये क्या होता है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 होता है। ये क्या होता है, जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। टी लिम्फोसाइट्स ऐसे चीज होते हैं जो हमारे इम्यून से, इतना समझो कि टी लिम्फोसाइट्स ऐसे चीज होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट के सरफेस पे कौन पाया जाता है? CD4 पाया जाता है, जो प्रोटेक्ट करता है टी लिम्फोसाइट्स को। जो टी लिम्फोसाइट्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है? क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और जो एचआईवी वायरस होता है वो मेन अटैक करता है हमारे CD4 को ही अटैक करता है, ठीक है। जब CD4 को हमारे डिस्ट्रॉय कर देता है तो क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक कमजोर हो जाती है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स हेल्प कर रहा था इम्यून सिस्टम में। और टी लिम्फोसाइट्स को कौन हेल्प कर रहा था? CD4। तो CD4 ही जब डिस्ट्रॉय हो गया तो भाई टी लिम्फोसाइट्स का क्या वैल्यू बन जाएगा, उसको भी खत्म कर देगा ये। तो क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम जो वीकेंस हो जाता है, मेकिंग द बॉडी वल्नरेबल टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एंड कैंसर्स, और बॉडी को क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज कर देगा, कैंसर्स होने के चांसेस बढ़ा देगा। द डिजीज प्रोग्रेस थ्रू 3 स्टेजेस। देखो 3 स्टेजेस में हमारी जो डिजीज है वो प्रोग्रेस हुई है, ठीक है। देखो जो हमारी डिजीज है वो 4 स्टेज में यहाँ पे हुई है, जो 3 स्टेज में हुई है। सबसे फर्स्ट जो होता है एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन है। देखो जब CD4 ही हमारा डैमेज हो गया तो टी लिम्फोसाइट्स भी जाहिर सी बात है कि वो भी डैमेज हो गया, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स भी डैमेज हो गया, जिसके चलते हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीकेंस हो गया, और जो बॉडी को क्या हो गया, वल्नरेबल कर दिया, और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस टू कैंसर होने के चांसेस बढ़ा दिए। द डिजीज प्रोग्रेस थ्रू 3 स्टेजेस। इसमें 3 स्टेज आती हैं। देखो एक होता है एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन, एक होता है क्रोनिक एचआईवी इन्फेक्शन, एक होता है एड्स जो कि एडवांस स्टेज होता होता है, ठीक। तो एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन में क्या होता है कि इनिशियल ये अभी होता है, जब इनिशियल स्टेज पे आपको एड्स हुआ रहता है तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, कैसा सिम्टम्स दिखाई देगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स, जैसे कि डायरिया, वोमिटिंग, चिल्स, बुखार वुखार आपको देखने को मिलेगा, ठीक। जब यही चीज क्रोनिक हो जाता है तो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा वीक कर देता है, मतलब डिक्लाइन करने लगता है धीरे धीरे। और मिनिमल सिम्टम्स, अब जो लक्षण है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। पता नहीं चल पाता कि मेरे को हुआ क्या है, बस आपको लगता है कि भाई कमजोरी वगैरह फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जो एड्स एडवांस स्टेज पे जब पहुंच जाता है तो आपके इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते क्या होता है, आपको इन्फेक्शंस और मेलिग्नेंसीज के चांसेस हो जाते हैं। मतलब आपके पूरी तरीके से आपके बॉडी में इन्फेक्शन, अब तो थोड़ा सा भी कुछ होता आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही डिस्ट्रॉय कर दिया ये, ठीक।
उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एड्स। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एड्स देखो क्या होता है, ये जनरल सिम्टम्स, जो क्या क्या सिम्टम्स है, क्लिनिकल फीचर्स एंड सिम्टम्स क्या होते हैं एड्स के। जो जनरल सिम्टम्स है, आपको फीवर आएगा, नाइट स्वेट्स, रात में पसीना, वेट लॉस आपका होगा, फटीक होगा, थकान होगा, आपका वजन बहुत जल्दी घटेगा। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस क्या है, देखो ट्यूबरकुलोसिस होगा, आपको क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस होगा, ठीक है, टीबी होगा, आपको निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको कैंडिडियासिस होने के कैंडिडियासिस हो सकता है, मतलब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ये सारी चीजें हो सकती है, टीबी हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, कैंडिडियासिस हो सकता है। कैंडिडियासिस क्या है, ये एक आपका कैंसर है, कैंसर हो सकता है, ये कैंडिडा के चलते होता है, ठीक है, और अदर इन्फेक्शन भी होकर हो सकता है। स्किन में स्किन मैनिफेस्टेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि रैशेस वगैरह हो सकते हैं, आपको आपके हर्ब्स हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं, आपके हर्ब्स हो सकते हैं। हर्ब सिम्प्लेक्स कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में आपको क्या करेगा, ये हर्ब्स आपको मतलब छाले वाले आपके बॉडी में पूरे तरीके से आपको निकलने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद कपोसिस सरकोमा, मतलब ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आपके जनरली स्किन को ही इफेक्ट करती है। हर्ब सिम्प्लेक्स क्या करेंगी, आपकी जेनिटल एरिया को इफेक्ट करेगी, इरिगेशन इरिटेशन वगैरह, कपोसिस सरकोमा, ये सारी चीजें आपको स्किन को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलेगा एड्स में। सबसे पहले मेमोरी लॉस, आपका मेमोरी लॉस धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, आपको पीछे की चीजें याद नहीं रहेंगी, कंफ्यूजन होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद पेरिफेरल न्यूरोपैथी, आपको क्या होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का भी दिक्कत आएगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहने का मतलब कि पेरिफेरल जो नर्व्स है हमारी, उनमें कहीं ना कुछ आपको दिक्कत देखने को मिलेगा। एक्चुअली पेरिफेरल नर्व्स का काम क्या होता है कि आपकी जो ब्रेन है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कोड तक ले जाना, स्पाइनल कोड से पूरे बॉडी तक ले जाना, ठीक है। तो ये कभी कभी मोटर न्यूरॉन का भी काम करती है, मोटर भी होती है, कभी सेंसरी भी होती है, कभी दोनों होती है, मोटर सेंसरी दोनों भी होती है, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्या होते हैं, ये कुछ सिम्टम्स हैं एड्स के, मैंने जो बताया अभी। अगर नेक्स्ट की बात करें, जो मैंने थर्ड के सी में दिया था कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन सॉरी हाउ इट इज ट्रांसमिटेड एंड प्रिवेंटेड। एड्स कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे प्रिवेंट होता है, ये मैंने 5 नंबर में दिया था, ठीक है। तो भैया ट्रांसमिशन ऑफ एड्स कैसे होता है, देखो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से क्या होता है, आपका ट्रांसमिशन होता है। HIV स्प्रेड्स थ्रू वजाइनल, एनाल और ओरल सेक्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन, उसके साथ आप सेक्स कर रहे हो, वजाइनल सेक्स कर रहे हो, एनाल सेक्स कर रहे हो, ओरल सेक्स कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको HIV का जो स्प्रेड है आपको हो सकता है, यानी कि एड्स हो सकता है, ठीक। जो सेकंड है वो है ब्लड ट्रांसमिशन। देखो शेयरिंग कंटामिनेटेड नीडल, सिरिंजेस और रिसीविंग इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर भैया, अगर किसी इंडिविजुअल को, पेशेंट जो है HIV का है, एड्स का है, उसको आप IM लगा IV लगा रहे हो, ठीक है, और IV लगा के आपके जो नीडल है, आप वो नीडल किसी और के मतलब उसके टच में आ गई, मतलब नीडल से किसी और का क्या हो गया, चुभ गया, मतलब ठीक है। तो उसको पक्का चांस है कि उसको क्या होगा, एड्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब कभी हॉस्पिटल केयर में काम करोगे, बड़े सेटअप में काम करोगे, तो आपको ये सारी चीजें प्रिकॉशंस बताई जाएंगी, ठीक है, कैसे नीडल को कैरी करना है। तो ये ब्लड ट्रांसमिशन से भी हो सकता है आपको एड्स। उसके बाद मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, जैसे कि भाई अगर किसी माँ को HIV है, तो भाई उसके जो बेबी है, जैसे HIV कैन पास फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी। तो भाई अगर HIV क्या होगा, उसके मदर से उसके बेबी तक जाएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऊम में रहेगा तो वो जाएगा। उसके बाद चाइल्ड का बर्थ होने पे भी उसको हो जाएगा, क्योंकि भाई ऊम में था तो तभी से जा रहा था, तो चाइल्ड बर्थ होगा तो हो जाएगा। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग, अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी लेडीज करवाती हैं, कोई फीमेल करवाती हैं अपने बेटे को, उनको HIV है, तो उनके बेटे को भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, ट्रांसमिशंस हैं, कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं। नेक्स्ट मैंने दिया था प्रिवेंशन ऑफ एड्स की, प्रिवेंशन कैसे कैसे एड्स से बचा जाए। देखो सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, जैसे कि यूजिंग कंडम्स एंड लिमिटिंग सेक्सुअल पार्टनर्स रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन। आप कंडम्स का यूज करो, लिमिटिंग सेक्सुअल पार्टनर्स, मतलब आप लिमिट में पार्टनर बनाओ, उतना पार्टनर मत बनाओ, ठीक है। सेक्स का मतलब जब सेक्स करो, सेक्सुअल पार्टनर आपके मल्टीपल नहीं होने चाहिए, एक ही होनी चाहिए। उसके बाद अवॉइड शेयरिंग नीडल्स, ठीक है। यूज स्टेराइल नीडल्स एंड सिरिंजेस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। देखो यहाँ पे अवॉइड शेयरिंग नीडल्स कहने का मतलब ये है कि एक नीडल्स को एक ही टाइम में यूज करो, और मतलब एक टाइम यूज मत करो, एक नीडल्स को एक ही पेशेंट पे यूज करो, उन्हीं पे यूज करो, अदर पे यूज मत करो, ठीक है। अदर के लिए नया नीडल्स ले लो, ठीक है। तो ये कुछ प्रिवेंशन थे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन
जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, हमारे डिफरेंस थे, डिफरेंस यानी 4 पे थे, तो सबसे पहले तो जो था वो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस था, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो डिफरेंस था वो क्या था, सबसे पहले देखो आपको कॉलम बना लेने हैं, एक तरफ फीचर्स लिखने हैं, एक तरफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक तरफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद एक एक पॉइंट फीचर्स में लिखने हैं, जैसे कि सेल वॉल पे अब डिफरेंसेस बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। देखो भैया, सेल वॉल के बेसिस पे आप अगर डिफरेंस बता रहे हो तो थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, उनका जो लेयर होता है वो बहुत ज्यादा मोटा होता है, उनका जो सेल वॉल जो होता है वो बहुत ज्यादा मोटा होता है, इनका जो सेल वॉल जो होता है वो बहुत ज्यादा पतला होता है, ठीक है। जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है ग्राम पॉजिटिव में मोटा होता है और ग्राम नेगेटिव में बहुत ज्यादा पतला होता है, ठीक। ग्राम स्टेनिंग ऑन द लैब में ले जाकर उस चीज को लैब में स्टडी करना, स्टडी करने में क्या होता है, मतलब ग्राम स्टेनिंग कहने का मतलब कि ऐसे केमिकल्स उसमें यूज होते हैं ताकि एक एक चीज वहां पे विजुअलाइज हो जाएगा, कि चीज हमें दिखे, मतलब चीजों को परखने के लिए ग्राम स्टेनिंग किया जाता है, ठीक है। ये लैब में किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। तो रिटेंस क्रिस्टल, जब ग्राम स्टेनिंग करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे, तो ये क्या होते हैं, क्रिस्टल वायोलेट स्टेन बन जाते हैं, मतलब थोड़े से हार्ड बन जाते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक है। और जो कलर होता है वो क्या होता है, पर्पल हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डू नॉट क्रिस्टल वायलेट, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के स्टेनिंग करने पे ये क्रिस्टल वायलेट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये पिंक और रेड दिखाई देते हैं, ये पर्पल दिखाई देता है, ये पिंक और रेड दिखाई देते हैं। ग्राम पॉजिटिव जो होता है पर्पल दिखाई देता है, ग्राम नेगेटिव जो है वो पिंक और रेड दिखाई देता है, ठीक। आउटर मेम्ब्रेन की अगर बात करें, देखो सेल वॉल अलग चीज होता है, आउटर मेम्ब्रेन अलग चीज होता है। सेल वॉल मतलब सेल का वॉल होता है, दीवार होता है। आउटर मेम्ब्रेन, अब वॉल के बाहर जो मेम्ब्रेन होता है, तो वॉल के बाहर जो होता है वो अब्सेंट होता है, किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अब्सेंट होता है। लेकिन यही अगर इसमें बात करें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बात करें, तो इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो क्या कंटेन करता है, लिपोपोलीसैकेराइड्स, जो कि क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं एंटीबायोटिक से। तो आपको बस अब्सेंट प्रेजेंट लिख के आना है, ठीक। उसके बाद टॉक्सिन प्रोडक्शन की बेसिस पे बात करें, तो प्रोड्यूसेस एक्सोटॉक्सिन, ये कौन से टॉक्सिन्स बनाते हैं बेटा, एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो क्या करते हैं, प्रोड्यूस इंडोटॉक्सिन्स, वो इंडोटॉक्सिन्स भी बनाते हैं और कुछ एक्सोटॉक्सिन्स भी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है केवल एक्सोटॉक्सिन्स बनाते हैं, ठीक। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी की बात करें तो ये ज्यादा सेंसिटिविटी रहते हैं पेनिसिलिन से, मतलब पेनिसिलिन से इनको ज्यादा खतरा होता है, मतलब ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पेनिसिलिन से, ठीक। लेकिन जो इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, इन इसको बचाता है, मोर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक से उतना, मतलब अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो जल्दी खत्म नहीं होते हैं, मतलब एंटीबायोटिक्स से कौन रोकता है, मतलब क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, कौन करता है भैया, उसके आउटर मेम्ब्रेन करते हैं। तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव नहीं होता है एंटीबायोटिक को लेकर के, ठीक। नेक्स्ट है जो फोर्थ का बी है, फोर्थ का बी में क्या था, वैक्सीन एंड सीरा। देखो वैक्सीन्स क्या होते हैं, वैक्सीन्स मैंने बताया ना कि आपके बॉडी को इम्यून सिस्टम में, आपके बॉडी को क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम क्या करते हैं कि भाई एंटीबॉडी जनरेट करने के लिए ये चीज यूज किया जाता है, वैक्सीन यूज किया जाता है, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें, a biological preparation that stimulates active immunity by introducing antigens, देखो वही चीज हो गया। a preparation of containing ready-made antibiotics that provide passive immunity, मैंने बता दिया आपको कि सीरा क्या होता है, कि एक रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं आपकी जो बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी किस टाइप में आती हैं, तो वैक्सीन जो होता है वो आता है आपका एक्टिव इम्यूनिटी में, ठीक है। एक्टिव और पैसिव मैंने पढ़ा है ना, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी में आता है, जो चीजें क्या होती हैं हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, तो वैक्सीन एक्टिव इम्यूनिटी में आता है। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी में कौन आता है, सीरा आता है, पैसिव इम्यूनिटी में सीरा आता है, क्योंकि ये बनी बनी एंटीबॉडीज होती है जो आपके बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे स्नेक का वेनम हो गया, तो भाई वो वीक टू मंथ रहेगा ना। सांप का जो एंटी वेनम है, मैंने जो अभी किसी को सांप काटा और स्नेक वेनम किसी को लग रहा है, तो भाई वो सप्ताह से लेकर मंथ तक रहेगा उसके बॉडी में, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद कंपोनेंट्स की बात करें, तो भाई ये इसमें क्या होता है, किल्ड पैथोजेंस होते हैं और वीकेंड होते हैं, कंटेंट्स वीकेंड करते हैं, ठीक है। और ये कौन से, देखो कंटेन वीकेंड एंटीजेंस और किल्ड पैथोजेंस होते हैं इसमें, ठीक। लेकिन अगर इसमें बात करिए, क्या होता है, कंटेन एंटीबॉडी, जो पूरी तरीके से रेडीमेड एंटीबॉडीज है भाई। एंटीबॉडीज ही किसी अदर इंडिविजुअल से या फिर एनिमल के प्लाज्मा से ऑब्टेन किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि इसमें क्या होता है,
एक होता है अपना बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी बोले तो बेसिलस कैलमिट ग्यूरिन। बीसीजी होता है जो होता है क्या होता है, बेसिलस कैलमिट ग्यूरिन होता है। और डीपीटी क्या होता है, डिप्थेरिया पर्टुसिस टेटनस होता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस भी आपको पता ही है वैक्सीन। तो ये कुछ वैक्सीन से यूज होते हैं, ठीक है। आपके आपकी बॉडी को क्या करते हैं, इस बीसीजी मतलब ये वैक्सीन आपकी बॉडी को उस डे से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं आपके बॉडी में, मतलब आपके इम्यून रिस्पॉन्स को इफेक्ट करते हैं कि ऐसा एंटीबॉडीज आप प्रोड्यूस करो, ठीक। लेकिन ये बनी बनाई जो होती है ना सीरा, जैसे कि एंटी टेटनस सीरम हो गया, स्नेक वेनम हो गया, तो ये बनी बनाई चीजें हैं जो आपकी बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है। तो यही है, कुछ डिफरेंस होते हैं वैक्सीन एंड सीरम। अब जो मेरा नेक्स्ट था, नेक्स्ट में मैंने क्या दिया था, तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी दिया था, ठीक है। तो अब जैसे सब रो एंड कॉलम आपको बना लेने हैं, ठीक है। तो एंटीजन में देखो, एंटीजन ऐसी चीजें जो ये फॉरेन सब्सटेंसेस, बैक्टीरिया, वायरसेस, टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है। दैट ट्रिगर्स एन इम्यून रिस्पॉन्स। ये फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो आपके बैक्टीरिया बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, टॉक्सिन्स हो गए, जो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, ठीक है, एक्टिवेट करते हैं आपके इम्यून रिस्पॉन्स को। लेकिन ये क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम। ये ऐसे एंटीबॉडी चीज होते हैं, ऐसे प्रोटीन होते हैं जो इम्यून सिस्टम खुद बनाती है। एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम खुद बनाती है, और एंटीजन क्या करते हैं, उसको हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स ट्रिगर्स करते हैं, ठीक। अगर नेचर की बात करें तो यूजुअली जो होता है एंटीजन, वो प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन बट कैन आल्सो भी पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एंटीबॉडी की बात करें, उसमें क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स या प्लाज्मा सेल्स। इसमें क्या होता है, बी सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं भाई, बी सेल्स के द्वारा ही तो बनते हैं, प्लाज्मा सेल्स के द्वारा ही तो बनते हैं, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो एंटीजन क्या होता है, स्टिमुलेट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को ताकि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो। लेकिन इसमें क्या होता है, ये बाइंड्स होता है हमारे एंटीजन से। एंटीबॉडीज क्या होता है, बाइंड्स होता है स्पेसिफिक एंटीजन्स टू न्यूट्रलाइज और मार्क देम फॉर डिस्ट्रक्शन, ठीक है। लोकेशन क्या होता है, लोकेशन की बात करें तो फाउंड ऑन पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी और इन वायरसेस, ठीक है। ये क्या होता है, ये पाया जाता है पैथोजेंस, मतलब कि बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, फंगाई हो गए, और इन वैक्सीन से पाया जाता है, ठीक है। भाई वैक्सीन की तो बात कर रहे थे, बीसीजी, डीपीटी और हेपेटाइटिस की, तो ये सारी उस वैक्सीन में पाए जाते हैं एंटीजन, ठीक है। हम लोग देते हैं ताकि हमारी बॉडी पहले से ही उस चीज को बना के रख ले, एंटीबॉडीज को। एंटीबॉडी में क्या होता है भैया, लोकेशंस की बात करें तो फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है किसी भी इंडिविजुअल के, लिम्फ में पाया जाता है, सेक्रेशंस लाइक सलाइवा में पाया जाता है, टीयर्स में पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है, ठीक है। अब इसके टाइप्स की बात करें तो भाई इसमें जो बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं, एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें टॉक्सिन्स आता है, वायरस आता है, एलर्जेंस आता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें बात करें, इसके टाइप की बात करें, एंटीबॉडी की टाइप की बात करें तो आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी, ठीक है। तो ये कुछ 5 जो चीजें हैं पे आपको मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें, इसमें क्या था, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शंस और वैक्सीनेशंस, ठीक है। तो ये डिफिनेशन एक्टिव इम्यूनिटी का, पैसिव इम्यूनिटी का, ठीक है। तो आप थोड़ा देख लेना, सोर्स जो होता है वो नेचुरल होता है और वैक्सीन के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है, मदर्स के द्वारा जाता है। ऑनसेट क्या होता है, टेक टाइम टू डेवलप एज द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है। ऑनसेट क्या होता है, आपके जब आप एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, टेक्स टाइम, मतलब टाइम लगता है डेवलप होने में। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, बनी बनाई तुरंत मिल जाती है रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, लेकिन ये टेम्पोरेरी यूज के लिए होता है पैसिव इम्यूनिटी। एग्जांपल की बात करते हैं, इम्यूनिटी आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम मीजल्स और रिसीविंग द मीजल्स वैक्सीन, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल्स की बात करें कि अगर चिकन पॉक्स किसी इंडिविजुअल को हुआ है, तो चिकन पॉक्स होने के बाद दोबारा उसको चिकन पॉक्स नहीं हुआ, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी उसमें डेवलप हो चुकी है, उस चीज का एंटीबॉडीज बन चुका है, ठीक। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, न्यू बोन्स रिसीविंग मेटरनल एंटीबॉडीज थ्रू ब्रेस्ट मिल्क और गेटिंग एन एंटी टेटनस वेनस, मतलब बनी बनाई चीज उसको मिल जाती है। तो पैसिव इम्यूनिटी में ऐसा कुछ होता है, ठीक। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या था, कीमोथेरेपी एंड एंटीबायोटिक्स में डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो डिफरेंस था, डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें कीमोथेरेपी में केमिकल्स यूज होते हैं, ठीक है। कैंसर को ट्रीट करने में केमिकल्स यूज होते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक्स किस लिए यूज होता है, माइक्रो जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किल और उसको ग्रोथ के इनहिबिट करने के लिए यूज किया जाता है। जो टारगेट होता है वो क्या होता है, उसका जो कीमोथेरेपी का जो मेन टारगेट होता है, जो डिवाइडिंग सेल्स करने के लिए होता है, मतलब रेपिडली डिवाइड कर दे सेल्स को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का क्या फंक्शन होता है, प्राइमरली टारगेट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे टारगेट करते हैं।
टाइप्स की बात करें तो इंक्लूड्स एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटीवायरल एजेंट्स, एंटी फंगल्स एंड एंटी बैक्टीरियल्स। ठीक, इसमें टाइप्स में आते हैं, मतलब एंटी कैंसरस, एंटी कैंसर में आते हैं क्लासिफिकेशन में, एंटीवायरल में आते हैं, एंटी फंगल्स में आते हैं, एंटी बैक्टीरियल्स में आते हैं। ठीक, लेकिन ये जो होते हैं केवल एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स में ही आते हैं, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म इसका बात करें तो वो क्या होती है, मैंने पहले ही बताया कि डिस्ट्रप्टिंग सेल डिवीजन को डिस्ट्रप्ट कर देती हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को सिंथेसिस करती है, इनहिबिट्स, मतलब बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को क्या करती है, रोक देती है। ठीक, उसके बाद एग्जांपल की बात करें तो कीमोथेरेपी ड्रग्स लाइक, देखो कीमोथेरेपी में क्या क्या होता है, सिस्प्लेटिन होता है, मेथोट्रेक्सेट होता है। ठीक है, लेकिन एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, पेनिसिलिन, एमोक्सिलिन, जेंटामाइसिन, क्लिंडामाइसिन, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन से में डिफरेंस मैंने पूछा था, मैंने पूछा था रोडेंट एंड वेक्टर। ठीक है, तो देखो डिफिनीशन की अगर बात करें तो रोडेंट्स आर स्मॉल मेमल्स, मेमल्स होते हैं जैसे कि चूहा हो गया, चूहा मतलब छोटे छोटे मैमल्स हो गए, माइस हो गया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये स्प्रेड करते हैं अपने यूरिन के थ्रू, अपने पेशाब के थ्रू इन्फेक्शंस को करते हैं, बाइट्स के थ्रू जब काटते हैं तब करते हैं, फीसेस के थ्रू। ठीक है, तो ये कुछ है चीजें जो जिनके थ्रू इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। लेकिन वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजुअली इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स दैट ट्रांसमिट पैथोजेंस फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। देखो जैसे कि मदर, वो फीमेल एनाफिलीज हो गया, जो मलेरिया कॉज करता है, तो जितने इंसेक्ट्स होते हैं जनरली वो चीजें ये मतलब करती हैं, वेक्टर्स में इंसेक्ट आते हैं। ठीक है, रोल इन डिजीज, देखो रोडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि रोडेंट्स एक्ट रिजर्वोयर्स ऑफ इंफेक्शन, रोडेंट्स में इंफेक्शन होता है तो उस चीज को क्या करते हैं, जैसे चीज को खराब कर, जैसे फूड वगैरह हो गया उसको कंटामिनेटेड कर, क्योंकि खुद इन्फेक्टेड है, फूड को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं, वाटर को कर देते हैं, सरफेसेस को कर देते हैं। ठीक है, तो उसके चलते जब इंडिविजुअल कोई भी इसके टच में आता है तो क्या होगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ऐसे करके चीजों को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन वेक्टर्स का क्या कैसे होता है रोल ऑफ डिजीज, वेक्टर्स actively spread infections by biting and transferring पैथोजेंस। देखो कि इसमें इनमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये वेक्टर्स क्या करते हैं, एक्टिवली स्प्रेड होते हैं इन्फेक्शंस को, मतलब एक्टिवली स्प्रेड करते हैं। जैसे नहीं बोला कि मैंने मस्क्यूटो हो गया वो काट दिया, तो एक्टिवली चीजों को करते हैं। ठीक है, ट्रांसफरिंग पैथोजेंस को एक्टिवली बाइट करने पे करते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे रैट्स, माइस, स्क्विरल्स, ये सब गिलहरी वगैरह, चूहे वगैरह, ये सारी चीजें हैं एग्जांपल्स में, रोडेंट्स में। लेकिन वेक्टर में अगर बात करें तो भाई मस्क्यूटोज हो गए, जैसे कि मलेरिया हो, मलेरिया कॉज होता है फीमेल एनाफिलीज, डेंगू होता है। ठीक है, उसके बाद टिक्स हो गए जैसे कि लाइम डिजीज करते हैं, फ्लीज हो गई जो मक्खियां आती है प्लग्स करती हैं। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या आता है, स्प्रेड डिजीज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ड्रॉपिंग्स, बाइट्स और कंटामिनेशन। देखो स्प्रेड डिजीज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी करते हैं, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी करते हैं, ड्रॉपिंग से करते हैं, काटने के बाद भी करते हैं, कंटामिनेटेड चीज करते हैं तब जो इंडिविजुअल खाते हैं तो उनको भी इन्फेक्शन करते हैं। ठीक, लेकिन इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, ट्रांसमिट डिजीज बायोलॉजिकली बाय बाइट्स, केवल बाइट्स करते हैं तभी चीजें होती हैं, और मैकेनिकली बाय कैरिंग पैथोजेंस ऑन देयर बॉडी। ठीक है, बाइट्स जब करते हैं तभी ये चीजें होती हैं। ठीक, प्रिवेंशंस देखो, प्रिवेंशंस में जैसे कि रोडेंट कंट्रोल इंक्लूड सैनिटेशन करें, ट्रैप्स लगाएं जाल वगैरह फंसाने के लिए, रोडेंटिसाइड्स करें। ठीक है, तब जाके मतलब आप, आपका जो घर है, आपका माहौल एनवायरनमेंट है, इस चीजों से खाली हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर रोडेंट से, वेक्टर से अगर छुटकारा पाना है, प्रिवेंशन पाना है, तो वेक्टर कंट्रोल इंक्लूड्स इंसेक्ट रेपिलेंट्स, मस्क्यूटो नेट्स लगाएं आप, स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीजें करें, मस्क्यूटो नेट्स लगाएं, जाली वगैरह लगाएं मस्क्यूटो के लिए, मच्छरदानी वगैरह। उसके बाद स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स बहुत सारे आते हैं हमारे मार्केट में, उसका यूज करें। ठीक, तो ये कुछ आपके रोडेंट्स एंड वेक्टर्स के की डिफरेंसेस थे। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था हमारा नाइजीरिया मेनिंजाइटिस एंड नाइजीरिया गोनोरिया पे, वो करना था, हमें क्या करना था, इनके डिफरेंसेस बताना था। ठीक है, तो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस एंड नाइजीरिया गोनोरिया क्या होते हैं, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं दोनों। ठीक है, तो अगर डिजीज कोस्ट पे इनका इन्फेक्शन वो डिफरेंस किया जाए तो ये मेनिंजाइटिस करते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक मेनिंजेस, एक लेयर होता है जो कवर करके रखता है, तो उसमें इन्फ्लामेशन को करते हैं, और मेनिंजोकोकेमिया करते हैं ये। ठीक है, ये दो डिजीज कॉज करते हैं। लेकिन जो नाइजीरिया गोनोरिया क्या करते हैं, ये एक करते हैं गोनोरिया करते हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। ठीक, इसके ट्रांसमिशंस की बात करें वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, ये क्या होता है, कफिंग और स्नीजिंग के थ्रू ये ट्रांसमिशंस हो सकते हैं। जैसे किसी इंडिविजुअल को नाइजीरिया मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन
उसको उसके अंदर बैक्टीरिया है, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस उसके अंदर बैक्टीरिया एंटर कर चुका है किसी इंडिविजुअल को। तो जब वो कफिंग करता है, स्नीजिंग जब छींकता है, खांसता है, तो उस कंडीशन में उसके ड्रॉपलेट्स एयर में जाएंगे और उस चीज को कोई क्या करेगा, इनहेल करेगा, तो उसको भी हो सकता है। देखो, और जो ये जो है नाइजेरिया गोनोरिया, ये कैसे होते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से होते हैं, ठीक है। वेरुलेंस फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कैप्सूल हो गए, इंडोटॉक्सिन्स हो गई, पिलाई हो गया, ठीक है। ये क्या है, विरुलेंस फैक्टर्स है। देखो, नाइजेरिया गोनोरिया का विरुलेंस फैक्टर क्या है, पिलाई है, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, आईजीए प्रोटीन्स है, ठीक है। उसके बाद साइट ऑफ इन्फेक्शंस क्या है, आपके ब्रेन, मैंने बोला ना, ब्रेन को जो स्पाइनल कोड कवर करता है मेनिंजेस, उसको वो करता है, तो ब्रेन को भी आपको क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है। उसके बाद ब्लड को भी करता है, ठीक है। ये ब्लड वाला मेनिंजो कोकेमिया क्या है, ब्लड इन्फेक्शन है, ठीक है। उसके बाद जिनाइटल ट्रैक्ट, ये क्या करता है, नाइजेरिया गोनोरिया क्या करता है, जिनाइटल ट्रैक्ट को आपको इन्फेक्टेड करता है, आपके आंख को इन्फेक्टेड करता है, आपको रेक्टम को इन्फेक्टेड करता है, आपके थ्रोट, आपके गले को इन्फेक्टेड करता है, ठीक। उसके बाद प्रिवेंशन की बात करें तो वैक्सीन अवेलेबल होती हैं। मैन ACWY वैक्सीन है, मैन बी है, तो ये कुछ वैक्सीन हैं। लेकिन जो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस के तो वैक्सीन बने भी हैं, लेकिन जो नाइजेरिया गोनोरिया है, ऐसे बैक्टीरिया से फाइट करने के, ऐसे बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई भी वैक्सीन अब तक नहीं बना है। प्रिवेंशन थ्रू सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, बस इसमें जान लो, वैक्सीन अभी तक कोई नहीं बना है, ठीक। अगर जो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन में डिफरेंसेस बताना, ठीक है। तो जो डेफिनेशन था, डेफिनेशंस के बेसिस पे डिफरेंसेस बताएं, तो प्रोसेस ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स, ठीक। इसमें क्या होता है कि ऑल माइ कंप्लीटली क्या होती है, कंप्लीटली इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, स्पोर्स के साथ। लेकिन इसमें क्या होता है, the process of eliminating or reducing harmful microorganism but not necessarily spores। देखो, इसमें स्पोर्स को भी साथ में, साथ इसको क्या किया जाता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में स्टेरिलाइजेशन में। लेकिन डिसइंफेक्शन में स्पोर को क्लियर नहीं किया जाता है, केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही क्लियर किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड, अगर डिफरेंसेस की बात करें, लेवल ऑफ माइक्रोबियल रिमूवल की बात करें, किल ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड स्पोर्स, ठीक है। ऑल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया माइक्रोबियल लाइफ, कैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनको सबको ये खत्म कर देता है स्टेरिलाइजेशन करने पे। स्टेरिलाइजेशन मेथड ही ऐसा है, ठीक। लेकिन डिसइंफेक्शन में क्या होता है, किल्स मोस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट मे नॉट एलिमिनेट्स स्पोर। मोस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, लेकिन स्पोर्स को नहीं करते हैं, ठीक है। देखो, मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं इसमें, स्टेरिलाइजेशन में कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, ऑटोक्लेव यूज होता है, ड्राई हीट यूज होता है, गैस स्टेरिलाइजेशन यूज होता है, केमिकल स्टेरिलेंट्स यूज होते हैं। लेकिन डिसइंफेक्शन में कौन कौन से यूज होते हैं, अल्कोहल, क्लोरीन कंपाउंड्स, फिनोल्स एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होता है, ठीक। तो हम लोग जनरली जो अल्कोहल यूज करते हैं, जैसे हैंड्स, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजर होता है जो हैंड सैनिटाइज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद एप्लीकेशंस में क्या है, यूज फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, लेबोरेटरी टूल्स एंड क्रिटिकल मेडिकल डिवाइसेस, ठीक। ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पे यूज किया जाता है, लेबोरेटरी जो टूल्स होते हैं जो लैब में यूज किए जाते हैं, क्रिटिकल मेडिकल डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं उसको स्टेरिलाइज करने के लिए, ठीक। लेकिन अगर डिसइंफेक्शंस में बात करें तो कौन कौन सी चीज डिसइंफेक्शंस करते हैं, जैसे सरफेसेस हो गए, जैसे टेबल्स वगैरह हो गया, जो नर्सिंग ऑफिसर्स यूज करते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में। फ्लोर्स हो गया आपके, जो आपके फ्लोर्स हैं, ठीक है। उसके बाद बेड्स हो गए, जो पेशेंट के बेड हैं, हॉस्पिटल बेड हैं, वो यूज होते हैं, डिसइंफेक्टेड किए जाते हैं। सेमी क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स, जो जनरली इक्विपमेंट्स होते हैं जो ज़्यादा यूज में नहीं आता, तो उसको डिसइंफेक्शन से किया जाता है, मतलब डिसइंफेक्टेड किया जाता है, ठीक है। अगर यहीं से इसके इफेक्टिवनेस की बात करें, तो इंश्योर्स कंप्लीटली इरेडिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। कंप्लीट इरेडिकेशन करता है माइक्रो, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये। लेकिन डिसइंफेक्शन जो होता है कम इफेक्टिव होता है, मतलब कंप्लीट इलिमिनेशन नहीं करता है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस। अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, जो मैंने 5 क्वेश्चन नंबर दिया था, उसमें क्या दिया था मैंने, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सबको पता है किस लिए होता है, कि एक कलर कोड होता है जिसमें हम लोग चीज़ों को रखते हैं। स्टेप्स क्या क्या होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के, सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, फाइनल डिस्पोजल, ठीक। जिस देखो, सेग्रीगेशंस में क्या किया जाता है, कलर कोड के आधार पे जितने भी हॉस्पिटल्स के कचरे निकलते हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स के वेस्ट निकलते हैं, मतलब जो भी यूज होते हैं,
जैसे कि देखो ट्रीटमेंट के दौरान, डायग्नोसिस के दौरान, इम्यूनाइजेशंस के दौरान, कोई रिसर्च के दौरान, ठीक है। तो उस वेस्ट को एक कलर कोड डस्टबिन होते हैं उसमें डालते हैं, ठीक है। यही होता है सेग्रीगेशन की, अलग अलग जो भी चीज है, जैसा मेथड बनाया है उसी में आप चीजों को डिस्कार्ड करो। कलेक्शन एंड स्टोरेज होता है, जो सेकंड स्टेप होता है वो कलेक्शन एंड स्टोरेज होता है। कलेक्टेड इन डेजिग्नेटेड कंटेनर्स एंड स्टोरेज इन अ सिक्योर एरिया बिफोर डिस्पोजल। अगर डिस्पोज करने से पहले आपको क्या करना चाहिए कि मतलब चीजों को उसी में रखना चाहिए, मतलब डस्टबिन में ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर उधर फेंक फाक के नहीं, कलेक्ट करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन भी एक उसमें आता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में, कि जब तक कचरा फुल ना हो जाए, और जितनी हमारी कैपेसिटी है भाई डस्टबिन की, अब फुल हो गया तो उस चीज को ट्रांसपोर्ट करना है। तो ट्रांसपोर्ट कैसे करना है? ट्रांसपोर्टेड सेफली यूजिंग कोवर्ड व्हीकल्स टू प्रिवेंट लीकेज एंड कंटामिनेशन। भाई मतलब एक ऐसा ट्रॉली होता है, व्हीकल्स होता है, जिसमें हम लोग, जिसमें क्या होता है, कचरे को मतलब डिस्कार्ड करने के लिए, मतलब बाहर उसे क्या करने करने के लिए, फाइनल डिस्पोज करने के लिए चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल मेथड्स इंक्लूड इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग एंड केमिकल डिसइंफेक्शन। ऐसी चीजें जैसे नीडल्स वगैरह हो गई, तो वो ऑटोक्लेव, माइक्रोवेविंग एंड केमिकल डिसइंफेक्शन के मतलब अकॉर्डिंग टू दियर, कि भाई ऑटोक्लेव में कौन सी चीजें करके हम लोग फिर से चीजों को रिफ्रेश कर सकते हैं, तो वो चीज ऑटोक्लेव किया जाता है, माइक्रोवेव किया जाता है, केमिकल डिसइंफेक्शन किया जाता है ऑन द मटेरियल नीड, ठीक है। और उसके बाद फाइनल डिस्पोजल में क्या होता है? ट्रीटेड वेस्ट इज डिस्पोज्ड और ऑफ इन लैंडफिल्स, ब्यूरिड एंड रिसाइकल्ड एज पर प्रोटोकॉल। देखो अब भाई जो जो चीजें ये सब करने के बाद, जैसे ऑटोक्लेव हो गया, माइक्रोवेविंग एंड केमिकल डिसइंफेक्शन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जैसे नीडल्स वगैरह, उनको क्या करती हैं कंपनियां, क्या करती हैं, वो ऑटोक्लेव करती हैं, ठीक है। ऑटोक्लेव, माइक्रोवेविंग, ये सारी चीजें करके फिर से चीजों को मतलब ऑटोक्लेव करके फिर से चीजों को रिपेयर, मतलब फिर से यूज में ला देती। लेकिन फाइनल डिस्पोजल में जो बहुत सारे कचड़े होते हैं, उनको क्या करते हैं, लैंडफिल्स वगैरह में, जहाँ खाली जगह होती है वहां पे डिस्कार्ड किया जाता है चीजों को, ठीक है। या ब्यूरिड किया जाता है, मतलब उसको वहां पे चीज को खन के, जमीन को खुदाई करके उस चीज में उसको रख के फिर मिट्टी ऊपर से डाला जाता है। तो बहुत सारे बायोमेडिकल वेस्ट में प्रोसेस होते। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें कि भाई कलर कोडेड वेस्ट सेग्रीगेशन, मैंने बता दिया था कि येलो में जो होता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, उसमें डाला जाता है। रेड में जो जला जाता है वो डिस्पोजेबल वेस्ट जला जाता है, जो मतलब फिर से चीजों डिस्पोज हो जाए, मतलब ऐसी चीजों रिसाइकलेबल वेस्ट जलाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आईवी सेट, आईवी ट्यूब्स, उसके बाद जितने भी बोटल्स वगैरह आते हैं, एनएस वगैरह के प्लास्टिक वाले, ठीक है। उसके बाद ब्लू एंड व्हाइट में क्या यूज, देखो ब्लू में यूज किया था ब्रोकन ग्लास, जितने एम्पुल वगैरह हो गए, जितने भी आपके जो आपके इंजेक्शंस के जितने ग्लासेस होते हैं, टूटे वाला कांच वगैरह, वो ब्लू में किया जाता है। लेकिन व्हाइट में क्या किया जाता है? व्हाइट में केवल नीडल्स किया जाता है, जैसे कि कैनुला का जो नीडल्स होता है, जो नॉर्मल नीडल्स होता है, डिस्पो वाला नीडल होता है, तो वो सारी व्हाइट में डिस्कार्ड किए जाते हैं, ठीक है। ब्लैक में क्या किया जाता है? जनरल वेस्ट, किचन वेस्ट जो भी होते हैं, जनरल वेस्ट जो होते हैं वो ब्लैक में डिस्कार्ड किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, जो मैंने 5 का बी में दिया था, वो क्या था? यूनिवर्सल प्रिकॉशंस था, 5 नंबर में था, ठीक है। तो ये तो आप पढ़ लेना, ठीक है। हैंड हाइजीन होता है, यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, सेफ हैंडलिंग ऑफ साप्स होता है, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल होता है, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन होता है। कि भाई यूनिवर्सल प्रिकॉशन सबको पता है कि सेट ऑफ इन्फेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन एक स्टेप है जो नर्स क्या करती है, प्रिकॉट करती हैं चीजों को, ताकि इन्फेक्शन ना हो पाए। तो कुछ उसके सिद्धांत है, हैंड हाइजीन, यूनिवर्सल ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सेफ हैंडलिंग ऑफ साप्स एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। तो ये कुछ स्टेप्स है, आप थोड़ा सा आप भी थोड़ा मेहनत करो यार। 5वां का सी जो है वो है एसेप्सिस। एसेप्सिस क्या बोल सकते हैं? द प्रैक्टिस ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस बाय एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लिनिकल सेटिंग्स, ठीक है। फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज एसेप्सिस। यही होता है एसेप्सिस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एसेप्सिस क्या होता है? एक होता है मेडिकल एसेप्सिस, एक होता है सर्जिकल एसेप्सिस, ठीक है। मेडिकल एसेप्सिस में क्या होता है? क्लीन टेक्निक होता है, reduces द नंबर एंड स्पीड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वहां पे जो नंबर हैं और स्पीड्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको कम करना मेडिकल एसेप्सिस में होता है। इंक्लूड हैंड हाइजीन, वेयरिंग ग्लोव्स, डिसइंफेक्शन एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, ठीक। मतलब मेडिकल एसेप्सिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पीड को या फिर उसके नंबर को कम करना, और फिर इसमें हैंड हाइजीन करके हम लोग कर सकते हैं, ग्लव्स यूज कर सकते हैं, इसमें मेडिकल एसेप्सिस कर सकते हैं। लेकिन सर्जिकल एसेप्सिस में क्या होता है? स्टेराइल टेक्निक यूज होता है। Eliminates all microorganisms to prevent infections during surgical procedures involving sterilization, use of sterile gloves, instrument and maintaining a sterile field, ठीक। देखो
इसमें क्या होता है कि इलिमिनेट किया जाता है सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर के ड्यूरिंग चीजों को, मतलब चीजें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, प्रिवेंट ना हो पाए, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है स्प्रेड ना हो पाए, इसी के चलते प्रिवेंट किया जाता है। ठीक, involves a sterilization, use of a sterile gloves, instrument and maintaining a sterile field। ठीक, तो सर्जिकल एसेप्सिस में मतलब देखो, मेडिकल एसेप्सिस थोड़े कम लेवल पे होता है जिसमें क्लीन टेक्निक होता है कम लेवल पे, लेकिन सर्जिकल एसेप्सिस में क्या होता है, पूरा क्लीनिंग स्टीराइल टेक्निक्स में फॉलो किया जाता है। ठीक है, ताकि सब कुछ क्लियर वे में किया जाए, स्टेरिलाइजेशन किया जाए, स्टेरिलाइज ग्लोव्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीजों को मतलब एक बड़े स्तर पे किया जाता है स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ एसेप्सिस क्या होता है कि एसेप्सिस फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस चीज को क्यों किया जाता है, क्यों एसेप्सिस जरूरी होता है, तो भैया हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, तो ये इन्फेक्शंस मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस ना हो पाए, नोजोकोमियल इन्फेक्शन ना हो पाए, स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस को रोकने के लिए किया जाता है कि भाई पैथोजेंस का फैलाव ना हो पाए, दूसरे इंडिविजुअल से इफेक्ट ना हो पाए, इंश्योर्स पेशेंट एंड हेल्थ केयर वर्कर सेफ्टी, उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था एलिजा टेस्ट। ठीक है, एलिजा टेस्ट जो होता है, एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे होता है। ये एक ऐसा टेस्ट होता है, एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज को, एंटीजन को, प्रोटीन्स को, हार्मोन्स को, किसके थ्रू, इन ए सिंपल, जैसे कि ब्लड से, यूरिन से और अदर फ्लूइड्स। ये तो लैब टेक्नीशियन का काम होता है। बस आप एग्जाम में इतना लिख देना कि एलिजा टेस्ट क्या होता है, द एलिजा टेस्ट स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ठीक है, टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट द एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, प्रोटीन्स, हार्मोन्स इन अ सिंपल, किसके थ्रू, ब्लड के सैंपल के थ्रू, यूरिन के थ्रू, अदर फ्लूइड्स के थ्रू। इट इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोस्टिक, मतलब लैब टेक्नीशियन, मतलब डायग्नोसिस करने के लिए चीजों को यूज किया जाता है। ठीक, इसके कुछ सिद्धांत होते हैं। ELISA works based on antigen antibody interactions where an enzyme linked antibody reacts with a substrate to produce measurable color change। देखो, इसमें कलर चेंज होता है। देखो, एंटीजन जब एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है, इंटरेक्ट होता है, तो वहां पे एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी रिएक्ट करती है सबस्ट्रेट, वहां पे एक सबस्ट्रेट डाला जाता है। ठीक है, जब वो चीज डाला जाता है तो वहां पे एक कलर चेंज हो जाता है, तो वही कलर इंडिकेट करता है कि भाई एंटीबॉडीज का, एंटीजन का, उसी से पता चलता है, कलर चेंज से ही पता चलता है सब कुछ। ठीक, तो अगर टाइप्स ऑफ इलीजा की बात की जाए तो एक होता है डायरेक्ट इलीजा टेस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, एक सैंडविच इलीजा, एक होता है कॉम्पिटिटिव इलीजा टेस्ट। ठीक, डायरेक्ट इलीजा में क्या होता है, डिटेक्ट्स एंटीजन यूजिंग अ लेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी। एक ही एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी से ही चीजों का पता लगा लिया जाता है, एंटीजन्स का, डिटेक्ट एंटीजन्स यूजिंग एंटीबॉडी। मतलब देखो, सब चीज एक, ये जितने चारों टेस्ट है ना, ये चारों टेस्ट में एंटीबॉडीज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एंटीजन डिटेक्ट करने प्राइमरी एंटीबॉडीज होती है कि सेकेंडरी एंटीबॉडी है, तो प्राइमरी एंटीबॉडी से ही क्या होता है, एंटीजन्स का पता चल जाता है एलिजा टेस्ट में, डायरेक्ट एलिजा में। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज यूजिंग सेकेंडरी एंटीबॉडी। इसमें एंटीबॉडीज का इनडायरेक्ट एलिजा में एंटीबॉडीज हम लोग पता लगाते हैं, कैसे पता लगाते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडीज के यूज से पता लगाते हैं। ठीक है, देखो सैंडविच एलिजा में क्या होता है, यूज टू एंटीबॉडीज टू डिटेक्ट स्पेसिफिक एंटीजन। देखो, इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, दो एंटीबॉडीज की जरूरत। देखो, डायरेक्ट एलिजा में प्राइमरी एंटीबॉडीज की जरूरत पड़ रही थी, इनडायरेक्ट एलिजा में सेकेंडरी एंटीबॉडीज की जरूरत पड़ रही थी। सैंडविच एलिजा में क्या होती है, टू एंटीबॉडीज की जरूरत पड़ रही है ताकि एंटीजन का, स्पेसिफिक एंटीजन का डिटेक्शन कर पाए। ठीक, कॉम्पिटिटिव एलिजा में क्या होता है, मेजर्स एंटीजन कंसंट्रेशन बाय इनहिबिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एलिजा टेस्ट में क्या होता है, इनहिबिशन रिएक्शन किया जाता है ताकि जो एंटीजन का कंसंट्रेशन है उसका पता लगाया जा सके। ठीक है, तो भैया ये चार कुछ आपके टाइप्स ऑफ इलीजा होते हैं। जो इलीजा कहने का मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़े से इसको पढ़ लेने हैं। यूजेज ऑफ इलीजा मैंने बता दिया कि भाई डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शंस, HIV, हेपेटाइटिस बी, HIV का फुल फॉर्म सबको पता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यून। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ हार्मोन्स क्या होता है, एग्जांपल प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट का भी डिटेक्शन करने के लिए किया जाता है। आइडेंटिफाई एलर्जेंस एंड ऑटो इम्यून डिजीज का, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। कैंसर मेकर डिटेक्शन के लिए भी किया जाता है। ठीक,
तो ये कुछ आपके एलिजा टेस्ट के ऑल अबाउट ओवरऑल कुछ आउटकम्स थे जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में, ठीक है। तो हाइपर सेंसिटिविटी एक्चुअली क्या होता है, द ओवर रिएक्शन ऑफ योर ओन इम्यून सिस्टम दैट इज नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी। भाई हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है कि जब आपका क्या होता है, जब आपका इम्यून सिस्टम ही जो हाइपर एक्टिव हो जाए, हाइपर एक्टिव जब हो जाए इम्यून सिस्टम ही, तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी होता है। हाइपर सेंसिटिविटी इज एन एग्जैगरेटेड इम्यून exaggerated or inappropriate immune response to a foreign substance, allergen और antigen, ठीक है, leading to tissue damage और disease, ठीक है। तो यही होता है कि जब इम्यून रिस्पॉन्स जो ओवर रिएक्ट हो जाता है तो टिश्यू डैमेज होगा आपका, नहीं तो कोई डिजीज कोज करेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू जेल एंड कॉम्स क्लासिफिकेशन क्या होता है, टाइप फर्स्ट होता है, टाइप टू होता है, टाइप थ्री होता है, टाइप फोर होता है, ठीक है। तो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी इसमें होता है जो टाइप फर्स्ट होता है, क्या होता है, ये प्रोसेस किसके द्वारा होता है, प्रोसेसेस बाय आईजीई एंटीबॉडी, जिससे क्या होता है, कॉजिंग रैपिड एलर्जिक रिएक्शंस लाइक एनाफाइलैक्सिस, अस्थमा एंड है फीवर, ठीक। तो ये क्या होता है, रेपिड रेपिड बहुत जल्दी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, जो प्रोसेस किसके द्वारा होते हैं, आईजीई एंटीबॉडीज के द्वारा होते हैं, ठीक। टाइप टू जो होते हैं साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी होते हैं, जो प्रोसेसेस किसके द्वारा होते हैं, आईजीजी एंड आईजीएम एंटीबॉडीज के द्वारा होते हैं, लीडिंग टू सेल डिस्ट्रक्शंस इन कंडीशंस लाइक हेमोलाइटिक एनीमिया एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्या है कि इन देखो रिएक्शंस तो पता है आपको कि फोर टाइप के रिएक्शंस होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स जो फोर होते हैं, एक होता है इमीडिएट, एक होता है साइटोटॉक्सिक। इमीडिएट में इमीडिएट तुरंत हाइपर सेंसिटिविटी होता है, साइटोटॉक्सिक्स में क्या होता है कि लीडिंग टू सेल डिस्ट्रक्शंस, मतलब सेल का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने अपने पुरानी लेक्चर में एनीमिया बताया था कि हेमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, जितना बनता नहीं है उतना से ज्यादा डिस्ट्रॉय होने लगता है, ठीक है। तो यही होता है, इसी कंडीशन में होता है आपका हेमोलाइटिक एनीमिया। तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना कि सेल डिस जब जब सेल डिस जब सेल का डिस्ट्रॉय स्टार्ट हो जाता है तो हेमोलाइटिक एनीमिया ओकर होता है। तो टाइप टू में यही होता है कि भाई आईजीएम एंटीबॉडी जो होता है लीड करता है सेल डिस्ट्रक्शंस को, जिसको बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया ओकर होता है, ठीक। उसके बाद टाइप थर्ड जो होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी होता है, इन्वॉल्व्स एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिस्पोजिटिंग इन टिश्यूज कॉजिंग डिजीज लाइक सीरम सिकनेस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। देखो इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी का क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है, जिसमें क्या होता है डिस डिपोजिटिंग टिश्यूज टिश्यू में डिपोजिटिंग होने लगता है, ठीक है, जिसके चलते क्या होता है, सीरम का कमी होने लगता है। और रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहने का मतलब ये है कि आपके जो ज्वाइंट है उनमें इंफ्लेमेशन ओकर होने लगता है, ठीक। उसके बाद जो टाइप फोर है वो डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी है, बहुत लेट होता है, जैसे मीडिएटेड ये प्रोसेसेस बाय टी सेल्स के द्वारा किया जाता है, ओकरिंग हावर्स टू डे लेटर। ये कब होता है, हावर से लेके या डे लेटर, मतलब एक दिन बाद भी होता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, ग्रेप्ट रिजेक्शन, ये सारी कुछ कंडीशंस होते हैं जो टाइप फोर में आते हैं, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी में, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, कोल्ड चेन था। देखो भाई कोल्ड चेन क्या होता है, कोल्ड चेन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी अभी देखो अभी तुम लोग पल्स पोलियो की ड्यूटी पे सब लोग गए थे, एमपी के जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट थे वो पल्स पोलियो की ड्यूटी पे गए थे, ठीक है। तो पल्स पोलियो के ड्यूटी पे जब आप गए थे तो उस कंडीशन में क्या हुआ था कि आपके हाथ में, सबके हाथ में एक बॉक्स था जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड चेन, ठीक है। तो कोल्ड चेन क्या होता है, कोल्ड चेन इज ए टेम्परेचर कंट्रोल्ड सिस्टम यूज फॉर storing, transporting, and distributing vaccines, medicines, and other sensitive biological products to maintain their effectiveness, ठीक है। उसमें हम लोग वैक्सीन को रखते हैं, उस सिस्टम में एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें हम लोग वैक्सीन को रखते हैं, मेडिसिन को रखते हैं, ताकि जो उसका पावर है, जो उसका इफेक्टिवनेस है वो कम ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि उसको एक
उतना टेम्परेचर चाहिए, जैसे उसको 5 डिग्री या फिर 10 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर देने के लिए, उसका नियंत्रित टेम्परेचर रखने के लिए उसे कोल्ड चेन का यूज होता है। कंपोनेंट्स उसके क्या क्या होते हैं कोल्ड चेन के? कोल्ड चेन के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज होना चाहिए, इसके कंपोनेंट्स होते हैं। रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट होना चाहिए आपके पास। कोल्ड स्टोरेज इक्विपमेंट्स होना चाहिए आपके पास। टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइसेस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद ट्रेंड पर्सनल होना चाहिए, ताकि सारी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ताकि मेंटेन करे और मॉनिटर करे कोल्ड चेन सिस्टम को, ठीक है। तो ये कुछ 5 आपके कंपोनेंट्स होते हैं कोल्ड चेन के, ऐसे आपको एग्जाम में चिपका के आना है, वहाँ पे आपके सारी चीज़ों को वहाँ पे लिख के आना है कि कोल्ड चेन क्या होता है। मैंने सारी चीज़ आपको बता दी एग्जाम्पल के साथ। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? मेरा था स्टेरिलाइजेशन। देखो भाई, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं पूरी तरीके से, उसके स्पोर के साथ हम लोग चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसमें बैक्टीरिया भी आता है, वायरसेस, फंगी, स्पोर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन जान लो क्या क्या होता है। एक होता है फिजिकल मेथड, एक होता है केमिकल मेथड। देखो भाई, फिजिकल मेथड में दो तीन चीज आता है। एक होता है हीट स्टेरिलाइजेशन, एक होता है रेडिएशन, एक होता है फिल्ट्रेशन। हीट स्टेरिलाइजेशन में दो मेथड आता है। एक आता है आपका मॉइस्ट हीट, जिसमें आता है ऑटोक्लेविंग। हम लोग मॉइस्ट हीट में क्या करते हैं? ऑटोक्लेविंग करते हैं, जिसमें मॉइस्ट हीट जनरेट होता है। जैसे कि प्रेशर कितना रहता है? 121 डिग्री सेल्सियस। कितने देर तक के लिए? 15 से 20 मिनट तक के लिए हम लोग करते हैं इसमें। और जो हॉट एयर ओवन है, जिसमें ड्राई हीट जनरेट किया जाता है, जिसमें टेम्परेचर जो होता है 160 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस होता है। 1 से 2 घंटे तक हम लोग उस चीज़ को रखते हैं, ठीक है? ड्राई हीट जनरेट करते रहते हैं 1 से 2 घंटे तक कंटिन्यूअस। उसके बाद रेडिएशन आता है। हीट स्टेरिलाइजेशन हो गया, रेडिएशन समझ लो। रेडिएशन में क्या होता है? यूवी रेडिएशन होता है, यूज्ड फॉर सरफेस एंड एयर डिसइंफेक्शंस, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, यूवी रेज का भी, आप लोग जब बड़े सेटअप में जाओगे, जब बड़े हॉस्पिटल्स में जाओगे, जब नर्सिंग आपकी फाइनल हो जाएगी, तो वहाँ पे देखना कि यूवी रेडिएशंस का यूज करके कैसे चीज़ों को स्टेरिलाइज किया जाता है। गामा रेडिएशंस को कैसे यूज करके वहाँ पे चीज़ों का क्या किया जाता है? स्टेरिलाइज किया जाता है। तो अभी आप लोग देखोगे तो बस इतना जान लो कि यूवी रेज से, यूवी रेडिएशन से भी होती हैं, गामा रेडिएशन से भी होती हैं, ठीक। जो मेरा थर्ड है, वो होता है फिल्ट्रेशन के द्वारा, यूज टू स्टेरिलाइज हीट सेंसिटिव लिक्विड्स एंड एयर। देखो, ऐसी लिक्विड जो हीट के बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसको फिल्टर किया जाता है, ठीक है। फिल्टर के हेल्प के थ्रू चीजों को स्टेरिलाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स थे आपके फिजिकल मेथड्स में। अब हम लोग केमिकल मेथड्स में चलते हैं। ऐसे ऐसे मेथड जो केमिकल्स के द्वारा कंप्लीट किया जाता है स्टेरिलाइजेशन। देखो, सबसे पहले इथाइलिन ऑक्साइड गैस, यूज्ड फॉर हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है। ये हीट सेंसिटिव, जैसे मेडिकल ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स है ना भाई, कि जो हीट को सहन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या होता है? इथाइलिन ऑक्साइड गैस से हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं चीजों को, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड्स होते हैं, जैसे एग्जांपल में फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड होते हैं, जो स्टेरिलाइज करने के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एल्कोहल एंड फिनोल, जैसे कि आप लोग हैंड सैनिटाइजर जो करते हो ना, यूज फॉर सरफेस एंड स्किन डिसइंफेक्शंस, तो एल्कोहल बेस्ड ही वहाँ पे हैंड सैनिटाइजर रहता है, वो भी केमिकल्स ही रहता है, ठीक है। तो वही चीजें होती। अगर इसी में नेक्स्ट की बात करें कि भाई इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है स्टेरिलाइजेशन का, तो देखो भाई, प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस एंड क्रॉस कंटामिनेशंस। स्टेरिलाइजेशन का मेन जो क्या होता है, पर्पज क्या होता है, किस लिए हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं चीजों को? तो भाई जो मेन पर्पज होता है कि प्रिवेंट्स इन्फेक्शन एंड क्रॉस कंटामिनेशंस ना हो जाए किसी इंडिविजुअल को, उसलिए हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है। अगर भाई सेफ्टी और सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट है, उसको माइंड में रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मेडिकल इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं। इसेंशियल इन हेल्थ केयर, ठीक है। और लेबोरेटरीज एंड फूड इंडस्ट्रीज में, मतलब हेल्थ केयर को बनाए रखने के लेबोरेटरीज में करते हैं, फिर हीट फूड इंडस्ट्रीज में करते हैं, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन बहुत जगह पे यूज होता है, ताकि इन्फेक्शन ना हो, कंटामिनेशन ना हो जाए। अगर नेक्स्ट की बात करें हम लोग, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्या था? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन था, ठीक है। तो जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में होता है, और वो कहाँ होकर होता है? जैसे मान लो कि कोई भी एंटीबॉडी, कोई भी एंटीजन है, आपके बॉडी में एंटर हुआ। जब आपके बॉडी में एंटर हुआ, तो आपकी जो बॉडीज है वो एंटीबॉडी जनरेट करेगी, और साथ में चीजें अटैच होगी, जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी साथ में चीजें अटैच करेंगी, ठीक है। तो ये क्या होता है? और हाँ, स्पेसिफिक एंटीजन, स्पेसिफिक
स्पेसिफिक एंटीबॉडी से ही वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन के से एंटीजन के साथ ही अटैच करती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एंटीजन कुछ और है एंटीबॉडीज कुछ और है, नहीं, अटैच करने का भी रूल होता है, सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडीज, ठीक है। तो पहले एंटीबॉडी चीजों को पढ़ती हैं कि कौन सा एंटीजन है, उसके बाद एंटीबॉडीज वो चीजें जनरेट बॉडी हमारी जनरेट करती है, वैसी एंटीबॉडी वो तब जाके एंटीजन से अटैच होती है। द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन is a specific immune response in which an antibody binds to an antigen to neutralize or destroy it, ठीक है। This reaction is the basis of immunity and plays a key role in defense against infections। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है, मैंने बता दिया आपको। इन विच एन एंटीबॉडी बाइंड्स टू एन एंटीजन टू न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय। एंटीजन एंटीबॉडी क्यों बाइंड होती है? एंटीबॉडी इसलिए एंटीजन से बाइंड होती है कि ताकि न्यूट्रलाइज उस चीज को कर सके, ठीक। दिस रिएक्शन इज द बेसिस ऑफ इम्यूनिटी एंड प्लेज अ की रोल इन डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस के लिए चीजें होती हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस क्या क्या होती हैं? एग्लूटिनेशंस होता है, प्रेसिपिटेशंस होता है, न्यूट्रलाइजेशंस होता है, ऑप्सोनिजेशंस होता है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशंस होता है, ठीक है। अब देखो एग्लूटिनेशंस क्या होता है? एंटीबॉडीज कॉज एंटीजन्स एग्जांपल बैक्टीरिया और रेड ब्लड सेल्स टू क्लम्प टुगेदर एग्जांपल ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट। देखो एग्लूटिनेशंस क्या होता है? एंटीबॉडीज कॉज एंटीजन्स एग्जाम्पल, ऐसे एग्लूटिनेशन में क्या होता है? एंटीबॉडी जो होती है वो कोज करती है एंटीजन्स को, ठीक है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया और रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, बैक्टीरिया और रेड ब्लड सेल्स टू क्लम्प टुगेदर, चीजों दोनों क्लम्प करती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट होता है एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है? एग्लूटिनेशन यही होता है, ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट एग्जाम्पल में करवाते हैं, ठीक। इसमें प्रेसिपिटेशन में बात करें तो डिटेक्शन ऑफ फंगल इन्फेक्शन एग्जांपल की बात करें, जब डिटेक्शन ऑफ फंगल इन्फेक्शन करते हैं प्रेसिपिटेशन सी कराते हैं, ठीक। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन में क्या करते हैं? टेटनस एंटीटॉक्सिन्स का यूज करते हैं, ठीक, न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑप्सोनाइजेशंस में क्या होता है? इम्यून डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया, मतलब एंटीबॉडीज कोट एंटीजेंस मेकिंग देम इजियर फॉर फैगोसाइट टू इनगल्फ, ठीक है। तो भैया इसमें क्या होता है? ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है कि एंटीबॉडीज कोट करती है एंटीजेंस को, जो कि क्या करता है? इजी कर देता है फेगोसाइट्स को इनगल्फ करने के लिए। एग्जांपल की बात करें इसमें क्या होता है? इम्यून डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया, ठीक। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन क्या होता है? एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग ट्रिगर्स द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम लीडिंग टू सेल लाइसिस एग्जांपल इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजेंस। देखो एग्जांपल क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजेंस, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है अगेंस्ट पैथोजन से, ठीक है, यही होता है इसका एग्जांपल। तो आप थोड़ा सा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो मैंने तो सारी चीजें आपको क्लियर कर दिए थे। इसमें टाइप्स जो होते हैं वो एग्लूटिनेशन होते हैं, प्रेसिपिटेशंस होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन होते हैं, ऑप्सोनाइजेशंस होते हैं, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 5 स्टेप्स थे आपके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के, ठीक है। तो आगे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे ये सीरीज था, जो एमपी यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट थे भाई, उनके रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया और ये वीडियो काफी लंबा चला गया है, ठीक है। तो आप वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करो, ताकि आपके जो दोस्त है, आपके जो फ्रेंड हैं, जो इतने कंफ्यूज हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, वो पहले तो क्लियर हो जाए। और उनके लिए मैंने इजी वे में एक वीडियो अभी बनाया है, ताकि उनको सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यही मेरा वीडियो का मेन मोटिव था। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करो। मैं रात दिन आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाते जा रहा हूँ, ठीक है। और आपके रिक्वेस्ट पे ये वीडियो आया था, तो आपका फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइबर बढ़वाओ, आप वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो। एंड सारी चीज़ें मैंने वीडियो में डाल रखा है, आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ो। जितने भी एमपी एमएसयू के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट है। अगर और हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे लगता है कि मेरे को डाउट है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक पे। आप उस टॉपिक बस कमेंट में लिख दो कि मेरे को हाँ सर इस टॉपिक पे डाउट है, मैं वीडियो पक्का बनाऊंगा उस टॉपिक पे, ठीक है। ओके बाय एंड ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ है तुम्हारा एग्जाम के लिए बेस्ट, एकदम अच्छे से एग्जाम दो, ठीक है, बाय।